वेलकम टू द क्लास। आज हम आपके लिए लाए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के सैम्पल 4, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा और भी ज़्यादा मजबूत कर देगा। और आपने अब तक के जितने भी सैम्पल पेपर्स हमने कराए हैं उसकी अच्छे से रिवीजन कर लियो, और ये आपका लास्ट सैम्पल पेपर है, इसकी भी अच्छे से रिवीजन कर लेना। तो बिना किसी देर के अपने इस सैम्पल पेपर को भी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वाटर इन द रूट एंटर्स ड्यू टू। अब हम सबको पता है कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। वाटर प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, थ्रू रूट से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और ये रूट से पानी प्लांट में कैसे जा रहा होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द फंक्शन ऑफ द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, बट अभी देखते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट वाटर, मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है। दूसरा डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल, ठीक है, ये वाटर एंटर हो रहा है पर क्यों एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे वो उसका आंसर बता रहा है कि जो कंसंट्रेशन है आयंस का रूट्स में और सॉइल में वो डिफरेंट है। हाँ, ये आंसर काफी हद तक सही जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए जो अंदर की सेल्स होंगी ना, जो भी सेल्स प्लांट की रूट्स की होंगी उसमें क्या होगा, वाटर कंसंट्रेशन कम होगा। बाहर सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली सेल के थोड़ा ज्यादा होगा। तो कौन सी प्रोसेस यहाँ पे होगी, water will move from its higher concentration to its lower concentration through semi permeable membrane, जिसको हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं, मतलब थ्रू एंडोस्मोसिस। क्या होगा, ये यहाँ पे क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे वाटर की मूवमेंट हो जाएगी बाहर सॉइल से, कहाँ, सेल के अंदर, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक्सेस वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल, ऐसा तो कुछ नहीं है। जहाँ जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं वहां पर भी ये क्या होता है कि वाटर एंटर कर जाता है, तो वाटर, ये सही आंसर नहीं है। डी है डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द रूट्स, नहीं डिफ्यूजन नहीं है। एक तरह से देखो वाटर पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है वो ज्यादा से कम जगह पे जाता है, मतलब अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ट्रांसफर होता है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द स्पेसिफिक एंजाइम और जूस इज सिक्रेटेड इन लोकेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। यहाँ पे हमें 3 लोकेशन दे गई हैं। तो देखो फर्स्ट लोकेशन कहाँ है आपकी, हमें किसके बारे में बताना है, डाइजेस्टिव जूसेस के बारे में बताया। फर्स्ट लोकेशन हमें माउथ में दी गई। माउथ में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज। यहाँ पे क्या है, टाइलिन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज। ओके, देन सेकेंड पार्ट हमारा शो कर रहा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लीवर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीवर में कौन सी डाइजेस्टिव जूस बन रही होती है, हालांकि डाइजेस्टिव एंजाइम तो नहीं है कंपैरेटिव, मतलब अगर इसको हम बोले, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव जूसेस नहीं होते हैं, बट इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो यहाँ पे बन रहा होता है बाइल जूस, ठीक है। यहाँ पे लीवर का पॉइंट आउट, यहाँ पे लीवर हो रखा है। थर्ड पार्ट कौन किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है इस पार्ट को, विच इज व्हाट, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज की बात करें तो पैनक्रियाज में मेनली हमारे कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। पहला ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन जो कि डाइजेशन हेल्प करता है, डाइजेशन किसके, प्रोटीन्स के, ठीक है। तो एक है आपका ट्रिप्सिन। दूसरा क्या है, दूसरा है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ एमाइलेज। देन लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, फैट डाइजेशन में हेल्प करेगा, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ देगा, ठीक। तो हमने देख लिया तीनों। अब हमें ऑप्शन के थ्रू मिलाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एमाइलेज, ठीक है, चलो एमाइलेज मान लेते हैं। सेकंड दे रखा है पेप्सिन, तो क्या पेप्सिन हमारा लीवर से बनता है, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन है एमाइलेज, ओके ये सही है। सेकंड है बाइल, लीवर में बनता है, ठीक है। देन थर्ड ऑप्शन है ट्रिप्सिन, ठीक है, ट्रिप्सिन यहाँ बन रहा है। ये तीनों ही सही है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। बट स्टिल हम देख लेते हैं लाइपेज, क्या माउथ में लाइपेज फैट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ये भी गलत है। माउथ में ट्रिप्सिन भी नहीं होता, ये भी गलत है। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर is more as compared to the length of small intestine of a tiger.
ओके, लेंथ बता रहा है कि जो डियर में स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कार्निवोरस एनिमल्स, जो कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है टाइगर का। तो ये किस वजह से होता है? द रीजन फॉर दिस इज मोड ऑफ इनटेक फॉर फूड। नहीं, दोनों क्या करेंगे, माउथ से ही फूड खाएंगे, मोड से मतलब नहीं है, मतलब देखो टाइप ऑफ फूड से है। जो डियर होता है ना, उसको क्या करना होता है, उसको सेलुलोज डाइजेस्ट करना होता है। वो ज्यादातर क्या करते हैं, ग्रीन ग्रास खा रहे हैं, और उसमें क्या ज्यादा कंटेंट है, सेलुलोज की क्वांटिटी ज्यादा है। ऑब्वियसली मीट डाइजेस्ट करने में कम मेहनत लगती है, सेलुलोज डाइजेस्ट करने में ज्यादा काम करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है, इनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा बड़ा होता है। तो बी ऑप्शन में दे रखा है टाइप ऑफ फूड कंज्यूम, करेक्ट। ठीक, हमें बी ऑप्शन सही मिल गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। सी है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन। नहीं, ऐसा तो नहीं है, विलाई तो होगी ही। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक, तो ये भी नहीं, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, यहाँ क्या है, लाइम वाटर है, ठीक। एक्टिविटी गिवन बिलो, व्हाट डज इट हेल्प टू कंक्लूड व्हेन अ पर्सन एक्सहेल इनटू द टेस्ट ट्यूब। यहाँ पर देखो एक बच्चा है, वो क्या कर रहा है, टेस्ट ट्यूब में स्ट्रॉ लेकर के एक्सहेल कर रहा है ना, मतलब हवा उसमें, ये जो लाइम वाटर है इसमें एयर एक्सहेल कर रहा है, ठीक। अब देखो लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपने अपनी बुक में एक एक्टिविटी भी पढ़ रखी है कि लाइम वाटर में जब क्या करते हैं, CO2 एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो क्या बनता है, जो कलर है लाइम वाटर का वो मिल्की अपीयरेंस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और ये जो लाइम वाटर है ये कैसा अपीयर होने जाएगा, मिल्की अपीयरेंस हो जाएगा। और ये होगा किस वजह से, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है ना, ठीक। अब हमारा यहाँ पे ऑप्शन देख लो, परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन इनहेल्ड एयर। नहीं भाई, हमें तो ऑक्सीजन लेनी होती है, इनहेल करते हैं तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है। फर्मेंटेशन, नहीं, यहाँ कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं हो रही है। सी है परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक, फर्मेंटेशन की बात ही नहीं है। तो देख लो आंसर क्या है हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसरी नर्व ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर सेल टू। कहाँ पे? जब भी देखो हमने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा है, तो क्या हम देखते हैं वो स्टार्ट कैसे होता है, वो स्टार्ट होता है हमारे किसी न किसी सेंसरी ऑर्गन से, ठीक है, वेदर इट्स योर नोज, ईयर, योर स्किन, टंग, ठीक। ये सारे क्या हमारे सेंसरी ऑर्गन है, उसमें क्या होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। तो कोई भी ऐसा रिफ्लेक्स आर्क अगर हमें बनाना होगा तो क्या होगा, वो किसके थ्रू जाएगा, जो रिसेप्टर्स है। अब जैसे जो आपने बुक में एग्जांपल दे रखा है, वो ये दे रखा है कि किसी गर्म बर्तन को हाथ लगा दिया तो तुरंत हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, हम हाथ हटा लेते हैं और हमारा हाथ भी तब तक नहीं जला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क होता है। हमारे जो थिग्मो रिसेप्टर्स है या थर्मो रिसेप्टर जो हमारे स्किन में प्रेजेंट है, वो ये सेंसरी नर्व के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं हमारी CNS, और वो भी ब्रेन में नहीं, CNS के किस पार्ट में, स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, देन ये कमांड भेजा जाता है हमारी मोटर नर्व को, और वो कमांड एक्ट करता है हमारे हमारा जो है एक्टिविटी दिखाई देती है कि हमने तुरंत हाथ हटा लिया, हमारी मसल जो होती है उस पर रिएक्ट करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्ट इन विच गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इज, ठीक है। अब देखो बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, सबसे पहले ये समझ लो सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है। पहले हम बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स की, कौन कौन से हैं, हमने पढ़ा है ना 5, कौन से, एक आई है, ठीक है, देन ईयर है, देन नोज है, देन स्किन है एंड टंग है, ठीक। ओके चलो, आई में कौन सा रिसेप्टर होगा, आई में होगा फोटो रिसेप्टर, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करेगा। जैसे बहुत तेज फ्लैश लाइट पड़ जाती तो भी क्या होता है कि हमारी आंखें बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं, एकदम ऐसे हो जाती हैं, ठीक। ये इसमें क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स, जो कि क्या रिसीव कर रहे होते हैं, लाइट, ठीक। ईयर में क्या होते हैं, इसमें होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, ठीक, फोनो रिसेप्टर्स।
फिर आती है हमारी नोज। नोज का काम क्या होता है ना, कोई भी स्मेल होती है उसको डिटेक्ट करना। यहाँ पे कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। देन आती है स्किन। स्किन में देखो कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि स्किन में क्या है, थर्मो रिसेप्टर भी है जो कि हीट सेंस कर सकते हैं, साथ के साथ थिग्मो रिसेप्टर है जो कि जैसे एक प्रिक की सब्सटेंस आपने छू लिया, आपने कांटे को हाथ लगा लिया तो भी आपका रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, थिग्मो रिसेप्टर एंड थर्मो रिसेप्टर भी यही लिख लो। जो सेंसेशन होती है हमें कि सामने जो चीज रखी है वो गर्म है या ठंडी। और टंग में क्या होता है, टंग से हमें क्या पता चलता है, हमें टेस्ट का पता चलता है ना, वो उसमें क्या होता है, ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ओके तो हमने यहाँ सारे के सारे हमारे सेंसरी ऑर्गन, साथ के साथ उनमें कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में बात कर ली है। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टंग, व्हिच इज ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ग्लैंड हैविंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट। ठीक है, तो ये अच्छा, जो भी ग्लैंड में हमारे ये दोनों पार्ट होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, उनको बोला जाएगा हेट्रोक्राइन या क्या, मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक, अब देखो इनका काम क्या होता है, इनका एक्सोक्राइन पार्ट से भी कुछ सिक्रेशन हो रहा होता है और एंडोक्राइन पार्ट से भी कुछ सिक्रेशन हो रहा होता है या कुछ चीजें बन रही होती है। ठीक, अब जैसे आउट ऑफ दीज ऑप्शन, थायराइड प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, केवल पैनक्रियास हमारी क्या होती है, इसमें बोथ पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियास का, वो क्या कर रहा होता है, वो जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में हेल्प करता है फूड के फर्दर डाइजेशन के लिए। पर जो इसका एंडोक्राइन पार्ट होता है उसमें क्या है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा और बीटा सेल, अल्फा सेल सिक्रीट कर रही होती है ग्लूकागॉन, जो कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल डाउन है तो वो ग्लूकोज को लेवल को अप करती हैं। कैसे, जो लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसे कन्वर्ट करती हैं ग्लाइकोजन में। ठीक है, वो क्या करती है, ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोनियोजेनेसिस के थ्रू क्या कर रही होती है, ब्लड शुगर लेवल को राइज करती हैं। साथ के साथ अगर ब्लड में शुगर की क्वांटिटी पहले से ही बहुत ज्यादा है तब क्या काम करेगा, तब इंसुलिन हार्मोन काम करेगा जो कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से सिक्रीट हो रहा होता है और फिर वो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट है, एक तो एंजाइमेटिक वाला पार्ट जो कि एक्सोक्राइन पार्ट से सिक्रीट हो रहा होता है, दूसरा इसके हार्मोन्स वाला पार्ट जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अच्छा, अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें स्टेमन। स्टेमन कंटेन्स, ठीक है, तो देखो स्टेमन के मेनली दो ही पार्ट होते हैं, एक ये होता है आपका फिलामेंट, ठीक, और ये होता है ऐसे एंथर। ठीक, दो पार्ट है, ठीक, ये क्या है, एंथर एंड फिलामेंट। अच्छा, अब इस एंथर के अंदर क्या होता है, इस एंथर के अंदर ऐसे ऐसे बहुत ही छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है वो क्या है, वो है पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, जो इस एंथर के अंदर होते हैं। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टिग्मा कौन सा पार्ट रहता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये भी गलत आंसर है। सेपल क्या है, सेपल जो होता है कैलेक्स की यूनिट को बोलते हैं। ठीक है, कैलेक्स वो जो कि जो जब बड होती है ना, मतलब कोई कली होती है तो देखा होगा वो ग्रीन ग्रीन कुछ लीव लाइक स्ट्रक्चर से ढके होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सेपल्स होते हैं। ठीक, फिर जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो क्या कहलाता है, वो पेटल्स कहलाता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन हमारा बी सही है कि स्टेमन्स में क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स होंगे, और ओव्यूल भी क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये भी गलत आंसर है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या क्या पार्ट है, अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम याद हो, एक रफ डायग्राम जल्दी से यहाँ पे बना देते हैं। उसमें क्या था, साइड में दो ओवरी थी,
ठीक है, अब ओवरी को ऐसे, यहाँ पे क्या फ्रेम भी है, ठीक है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब्स है, ठीक, ये क्या है, ओवरी है। अब यहाँ पे नॉट अ पार्ट पूछा है, ठीक है, ये याद रखना, ओवरी है, ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है बीच वाला, ये यूटेरस होता है। ये जो पार्ट होता है जहां पे एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता है, इसको हम फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं या ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक, ओविडक्ट भी है, तो एक ही पार्ट बचा, कौन सा, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल किसका पार्ट होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन मेल्स ओनली। केवल और केवल मेल में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। अब प्रॉपर्टी ये क्या होता है, ये IUCD है, ठीक, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ये क्या इंसर्ट की जाती है, क्या, फीमेल के यूटरस में, उसके विजाइना में फीमेल के, ताकि फर्दर जो होता है वो स्पर्म का फर्दर वो मोटेलिटी नहीं रहे, वो पहुंच ना पाए ओवा तक और वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाए। ओरल पिल्स क्या करते हैं, ये फीमेल में हार्मोनल थोड़े से डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन जो होता है वो नहीं होता है और फिर फर्दर चांसेस ही नहीं होते फर्टिलाइजेशन के। तो ये दोनों कहाँ पे आ गया, ये दोनों का पार्ट जो है फीमेल का ही पार्ट आ गया। ब्लॉकेज ऑफ फिलिपियन ट्यूब, मतलब ये बात कर रहा है ट्यूबेक्टोमी की। ट्यूबेक्टोमी भी ऑब्वियसली किस में होगी, फीमेल में ही होगी, ठीक है। क्या करना है, फीमेल फैलोपियन ट्यूब को कट एंड लाइगेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात है ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस की, ये करेक्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ब्लॉकेज ऑफ वास डिफरेंस, जिसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। मतलब क्या करेंगे, वास डिफरेंस को कट कर देंगे और फिर उसको लाइगेट कर देंगे, तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि स्पर्म जो है ट्रैवल करके फिर वो बाहर आ पाएगा, ठीक। तो वैसेक्टोमी इस प्रोसेस को बोलते हैं और ये सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। पहला है हमारा ऑप्शन, डीएनए हैज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि सही बात है। डीएनए में ही हमारे अंदर जो भी मतलब एक इंडिविजुअल कैसा होने वाला है वो सारी इंफॉर्मेशन डीएनए में ही रहती है, ठीक। तो ए ऑप्शन सही है। डीएनए इज अ मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक। मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स जाते हैं वो कैसे जा रहे होते हैं, वो डीएनए के थ्रू ही तो ट्रांसफर हो रहे, ठीक। अब चेंज इन द इंफॉर्मेशन विल प्रोड्यूस अ डिफरेंट प्रोटीन, बिल्कुल। अगर कुछ भी चेंज होता है एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपिंग या वेरिएशन हो रहा है ना, मतलब कुछ क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे या फिर सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइम पे बोलते हैं मैक्सिमम चांसेस होते हैं वेरिएशन के, तो डिफरेंट प्रोटीन बनता है, ये भी सही बात है। डी ऑप्शन है, कैरेक्टरिस्टिक विल रिमेन द सेम इवन इफ प्रोटीन चेंज, नहीं ये गलत है। तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमसे गलत स्टेटमेंट के बारे में ही पूछा गया है। अगर प्रोटीन जो है उसमें कुछ भी चेंजेस आएंगे तो पक्की बात है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ट्रेट है, उनमें भी चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पहला क्या दे रखा है, द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो ट्रेट होता है, जो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है, उस ट्रेट को क्या बोलते हैं। तो इसको जल्दी से देख लो। जैसे हमने जब F1 जनरेशन हम कराते हैं, मतलब देखते हैं पेरेंट्स का क्रॉस करा के, तो इसमें पहले क्या लेते हैं, पेरेंट जनरेशन में हमने प्योर टॉल प्लांट लिया, या मिंडल सर ने 2 प्लांट लिए थे, प्योर टॉल, एक प्योर डॉफ का, ठीक। इनका क्रॉस कराया था तो पहले गैमेट फॉर्मेशन हुआ होगा, कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी, एक ही टाइप के। क्रॉस होने के बाद कैसा बन गया प्लांट, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। अब इसका जीनोटाइप तो ये है, लेकिन फर्स्ट फिलियर जनरेशन यानी F1 में क्या हुए, सारे के सारे कैसे दिख रहे थे, टॉल, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक अपने आप को रिप्रेजेंट कर लेता है वो कौन सा कहलाता है, वो कहलाता है डोमिनेटिंग ट्रेट, ठीक है। और जो छुप जाता है या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो कहलाता है रिसेसिव ट्रेट। हमसे पूछा है दैट ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज व्हाट, इज डोमिनेटिंग। तो ये तो गलत हो गया, ए और डी गलत है, बी और सी में देखते हैं।
नेक्स्ट हमें दे रखा है स्टेटमेंट, द ट्रेड दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, द एप्रोप्रिएट टर्म फॉर द स्टेटमेंट। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से जो ट्रेड ट्रांसफर हो रहे होते हैं उनको हम इनहेरिटेड ट्रेड बोलते हैं ना, ठीक। तो रिसेसिव ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डोमिनेटिंग ट्रेड, जो हमारा F1 के लिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके लिए, और सेकंड स्टेटमेंट के लिए क्या है, इनहेरिटेड ट्रेड, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant, then what percentage of F1 and F2 generation respectively will be tall? अच्छा ठीक है, हमें खाली पूछा है टॉल, हमसे नहीं पूछ रहा है कि जीनोटाइप क्या है, हमें खाली फिनोटाइप के बारे में पूछ रहा है कि F1 जनरेशन में कितने परसेंट टॉल होंगे और F2 जनरेशन में कितने परसेंट टॉल होंगे। तो इसको जल्दी से करके देख लेते हैं। हमने क्या लिया, पेरेंट जनरेशन में प्योर टॉल ले लिया क्योंकि इसमें दे रखा है प्योर टॉल प्लांट, ठीक, और प्योर डॉफ पी प्लांट, ठीक है। ये प्योर टॉल हो गया, ये प्योर डॉफ हो गया। अब इसमें पहले हम कुछ भी करने से पहले हम क्या करते हैं, सॉरी ये डॉफ, हम सबसे पहले क्या करते हैं, गैमेट फॉर्मेशन कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे ना, हम क्यों 4 लाइन्स इसमें बना, ठीक है। गैमेट्स कैसे बनेंगे, एक ही टाइप का बनेगा इसमें, कैपिटल टी। इसमें कितने टाइप के बनेंगे, सिंगल टाइप के, स्मॉल टी। इन दोनों को क्रॉस करा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, फर्स्ट F1 जनरेशन में 100% कैसे दिख रहे हैं हमको, टॉल। फिनोटाइप की बात हो रही है, जीनोटाइप की बात नहीं हो रही, ठीक। अब पूछ रहा है F2 जनरेशन में टॉल कितने हैं, F2 करके देख लेते हैं। इसमें कितने टाइप के गैमेट्स होंगे, सबसे पहले हम लोग गैमेट फॉर्मेशन ही करेंगे, कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब ऐसे एक मेल प्लांट ले लो, ऐसा एक फीमेल प्लांट ले लो, ठीक। यहाँ पे क्या बना लेंगे हम, पनेट स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे क्या है, अब मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे फीमेल प्लांट ले लिया, ठीक, फीमेल में यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ मेल प्लांट ले लिया, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल का फीमेल का गैमेट इधर, मेल का गैमेट इधर। अब इन दोनों का क्रॉस हो जाएगा जब, ये मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन में ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी हमें खाली फिनोटाइप देखना है, मतलब टॉल एंड शॉर्ट बताना है, तो यहाँ पे कैसा आएगा, 3:1 का रेशियो आएगा, ठीक। परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना आ जाएगा, 75%, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही इसमें जाएगा, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि F1 में 100% क्या थे, टॉल प्लांट थे, F2 में क्या है, 75% टॉल है, केवल 25% ड्वार्फ है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट फूड चेन रिप्रेजेंट, इंटरडिपेंडेंट, एक फूड चेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात वही वाली हो रही है कि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से। जैसे कि अगर वही बात करें, क्या हमने बनाया था, ग्रास, ठीक। ग्रास को कौन कौन खा सकता है, बहुत सारे लोग खा सकते हैं, ग्रास हॉपर खा सकता है, और कौन सा खाता है, रैबिट खा सकता है, ठीक है, गोट भी खा सकती है, अरे बहुत लोग खा सकते हैं, ठीक। ग्रास हॉपर को कौन खा लिया, फ्रॉग ने खा लिया, ठीक। फ्रॉग को किसने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने खा लिया, स्नेक को किसने खा लिया, पिकॉक ने खा लिया। अब पिकॉक को भी तो कोई और भी जानवर खा सकता है, ठीक। पिकॉक को इधर फॉक्स ने खा लिया, फॉक्स को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया, ठीक, ये भी बन गई। रैबिट को किसने खा लिया, रैबिट को सपोज करो रैबिट को भी फॉक्स खा रही है, ठीक। गोट को किसने खा लिया, गोट को भी यहाँ पे देख लेते हैं, वो हाँ देखो वो भी फॉक्स खा सकते हैं। अच्छा लायन भी डायरेक्टली गोट को खा सकता है, ऐसा तो मना तो करेगा नहीं, उसको भूख लगी खा ही लेगा मार के। लायन रैबिट भी खा सकता है, ठीक है। अच्छा और भी कुछ दाएं बाएं बन ही सकता है, कोई और इंसेक्ट हुआ, ठीक, उस भी इंसेक्ट को फ्रॉग खा सकता है, खाली ग्रास हॉपर थोड़ी खाएगा, दूसरे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं, प्लांट खाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखो बहुत सारी इंटरकनेक्टिविटी हो गई है, और बहुत सारी फूड चेन्स होते हैं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ये क्या बना लेती हैं, वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, ठीक। और ये क्या कहलाता है, हमारा फूड वेब, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ सही बात है, हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, तो ये सही आंसर हमारा नहीं होगा। ओजोन शील्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम यूवी रेडिएशन, तो ये भी सही बात है, यूवी रेडिएशन से हमें एक शील्ड प्रोवाइड कर रही होती है ताकि जो हार्मफुल रेडिएशन है यूवी वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है और हम बहुत सारे जो स्किन डिजीजेस है, कैंसर है, कैटरैक्ट है, उससे बच सकते हैं, बच जाते हैं मतलब। ओजोन इज डेडली पॉइजनस, हाँ अगर ये हमारे नॉर्मल इस लेवल पर आ जाएगा एटमॉस्फेयर के तो क्या होगा, ये हमारे लिए पॉइजनस गैस है, ऊपर ही है तो ही अच्छी बात है, ये भी सही बात है। ओजोन गेट डिकम्पोज बाय यूवी रेडिएशन, नहीं ये डिकम्पोज नहीं होता, यूवी रेडिएशन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, अंदर एंट्री नहीं आने देता अर्थ पे, नॉर्मल हमारे लेवल पे नहीं आने देता, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। डिकम्पोज कैसे होता है, डिकम्पोज होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से, ठीक, ये इससे डिकम्पोज नहीं होता, तो हमारा डी ऑप्शन जो होता है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज बिकॉज, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल यार। जितने भी ये प्लास्टिक के जितने भी सामान है, या ना केवल डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स, जो पॉली बैग्स है वो भी देखो बैन कर दिए गए, या कोई भी प्लास्टिक का सामान था, प्लास्टिक बॉटल्स होती, ज्यादातर होता है कि ये क्या होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इन्हें डिग्रेड तो होते हैं लेकिन कई 100 साल बाद होते हैं ना, तो इतने लंबे टाइम तक क्या होते हैं, अर्थ पे अकुमुलेट होते रहते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते रहते हैं। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, दे आर मेड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है असर्शन एंड रीजन टाइप्स क्वेश्चन का, जिसमें हमें यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि अगर दोनों स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन दोनों की स्टेटमेंट अगर सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन के स्टेटमेंट को, तो ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगर दोनों ही स्टेटमेंट सही है बट रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, या उनका कोई लेना देना नहीं है आपस में, तो बी टिक करेंगे। असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो सी। असर्शन का स्टेटमेंट गलत है बट रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी टिक करेंगे। ओके, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, the inner wall of the small intestine have finger like projections called villi which are rich in blood, ठीक है, क्या होते हैं उनमें, अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, फर्दर ये क्या एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, ठीक है। रीजन क्या है, these villi have large surface area, ठीक है, टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, डाइजेशन ऑफ फूड, अगर इसी जगह एब्जॉर्प्शन लिखा होता ना तो ये स्टेटमेंट सही होता, ये स्टेटमेंट गलत है। विलाई में क्या होगा कि लार्ज सरफेस एरिया हेल्प करेगा फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, डाइजेशन नहीं करेगा, तो यहाँ हमारा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, तो इज इट ट्रू, ऐसा होता है क्या, जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो तो बड़ी जल्दी जल्दी सांस ले रहे होते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। और जल्दी जल्दी सांस क्यों ले रहे होते हैं, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वाटर में वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन होती है, तो जिस वजह से उन्हें बहुत जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है ताकि जितना भी ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज कर सके। रीजन दिया है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी लो एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज एयर, तो रीजन वाला स्टेटमेंट तो सही है बट असर्शन गलत है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मदर शुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द बर्थ ऑफ द गर्ल इन द फैमिली, हाँ ये स्टेटमेंट सही है, अभी भी बहुत ही जो पिछड़े इलाके हैं या कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें क्या होता है कि मदर को ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने, पहली बात तो गर्ल चाइल्ड होना कोई अपराध नहीं है, कोई पाप नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा लोग ब्लेम करते हैं कि बेटा ही पैदा करना था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि मदर को ब्लेम नहीं करना चाहिए। अब रीजन इसका देख रखा है कि फादर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड विच इज ऑल्सो ट्रू, क्यों, क्योंकि फादर में कैसे क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, ठीक है, तो जो चाइल्ड होने वाला है वो एक गर्ल चाइल्ड होगी या एक बॉय मेल चाइल्ड होगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि उसके पास कैसे, उसके सेक्स क्रोमोसोम में ये डिफरेंट काइंड ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मदर के पास क्या क्या होता है, 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
height in pea plant is controlled by efficiency of enzyme and is thus genetically controlled. तो जो पी प्लांट की जो हाइट होती है वो कैसे कंट्रोल हो रही होती है, वो कंट्रोल होती है एंजाइम्स के थ्रू जो कि जेनेटिकली कंट्रोल है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन डीएनए में होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनेंगे, प्रोटीन्स फॉर्म होगा, ठीक है। और प्रोटीन जो होते हैं वो देखो एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं, डीएनए की इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रोटीन फॉर्म होगा, मतलब वो एंजाइम बनेगा, फिर वो एंजाइम कंट्रोल करेगा प्लांट की हाइट को, ठीक। अब रीजन दे रखा है सेलुलर डीएनए is the information source for making proteins in the cell. This is also true. Both statements are true and reason is the correct explanation of assertion. तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion दिया है a geneticist crossed a pea plant having violet flower with pea plant having white flower. He got all violet flower in first generation. ठीक है, तो पहले क्या लिया उसने, violet flower लिया। अब देखो ऐसा भी ले सकता है, ऐसा भी ले सकता है, मतलब हेट्रोजाइगस प्लांट भी है और होमोजाइगस डोमिनेंट भी है। व्हाइट वाला तो होमोजाइगस रिसेसिव ही होगा, ठीक। अब उसको क्या मिले हैं, ही गॉट ऑल वॉयलेट फ्लावर, सारे सारे वॉयलेट मिल रहे हैं, इसका मतलब ये वाला नहीं है, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर ये वाला होगा तो 50% वॉयलेट होंगे, 50% व्हाइट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि दो टाइप के गैमेट्स हैं। यहाँ पे सिंगल टाइप गैमेट है कैपिटल वी, यहाँ सिंगल टाइप का गैमेट है स्मॉल वी। बनेगा कैसा, जीनोटाइप कैपिटल वी स्मॉल वी, और सारे के सारे कैसे होंगे, वॉयलेट हो जाएंगे। फिनोटाइप क्या होगा, वॉयलेट होगा फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है। स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन दिया है व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो स्मॉल वी वाला भी जो जीन है वो पास ऑन हो ही रहा है F1 जनरेशन में, तो रीजन हमारा इनकरेक्ट है, असर्शन हमारा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड चेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंट्री ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इन आवर बॉडी, विच इज ट्रू। जैसे जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल DDT, वो क्या करता है, वाटर बॉडीज से बह के आ गया, फाइटोप्लैंक्टॉन्स ने उनको लिया, फिर फाइटोप्लैंक्टॉन से ज़ूओप्लैंक्टॉन में, ज़ूओप्लैंक्टॉन से स्मॉल फिशेस में, देन लार्ज फिशेस में, और फिर अल्टीमेटली ह्यूमंस में। क्या हो रहा है, ये जो फूड चेन रिस्पॉन्सिबल है इस टॉक्सिक सब्सटेंस के ट्रांसफर के लिए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, और साथ के साथ इसका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, ठीक है। हार्मफुल केमिकल है, ये एंट्री करता है फूड चेन के थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में, और एक ट्रॉफिक लेवल से लेके हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंचने में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। रीजन दिया है द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन्स वेरी ग्रेटली। तो देखो सेंटेंस तो सही है कि लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है फूड चेन की वेरी करती है, सही बात है। ग्रास को गोट ने खाया, गोट को टाइगर ने खा लिया, द एंड। कितने ट्रॉफिक लेवल है, मैं 3। अब उसी ग्रास को ग्रासहोफर ने खाया, ग्रासहोफर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया। तो देखो कितने सारे बड़े मतलब कंपैरेटिवली हमारे पहली जो चेन हमने बनाई उससे काफी बड़ी चेन हो गई, ठीक है। तो वेरी तो कर ही रही है, स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बट दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर प्रेजेंट इन लोअर ट्रॉफिक लेवल, विच इज ट्रू, ठीक है। मतलब देखो लोअर ट्रॉफिक लेवल पे हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो आएगा उस पे क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, प्लांट्स होंगे। तो कितने ज्यादा प्लांट्स है, कितनी ज्यादा वेराइटी है उनकी, प्लांट्स ऑब्वियसली दे आर मोर इन नंबर, ज़्यादा ही होने चाहिए, क्योंकि फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, फिर धीरे धीरे जो हाइड्रोफिक लेवल वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी बात सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट इसको अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सिन आर फाउंड इन द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, विच इज ट्रू। जो भी हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम, वहाँ पे क्या होगा, जो एपेक्स होगा ना वहाँ पे क्या होगा, मेरिस्मेटिक टिश्यूज होंगे, उन्हें कंटिन्यूसली डिवाइड करना है, ग्रो करना है, वहाँ पे कौन सा हार्मोन होगा, हमारा ऑक्सिन होगा, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा रूट के और शूट के बढ़ने के लिए। रीजन दिया है द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इज हाईएस्ट एट द टिप ऑफ द रूट, नहीं खाली रूट दिया है, ऐसा तो नहीं है कि खाली रूट में होगा, शूट में भी तो होगा, तो ऑप्शन हमारा असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैज अ कॉमन कवरिंग, हाँ ठीक है, क्या होती है, मेनिंजेस होती हैं। कौन सी होती है, देखो पायामीटर जो कि इनर कवरिंग होती है, फिर मिडल वाली अरेक्नॉइड, एंड देन ड्यूरामीटर।
जो कि स्ट्रॉन्ग कवरिंग है। मतलब ये तीनों क्या करते हैं, ये मेनिंजेस होती हैं, और इन मेनिंजेस के बीच में भी क्या होता है ना, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि ब्रेन की क्या करता है, एक्सटर्नल जर्क से प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो क्या होती है मेनिंजेस में, ये तीन जो मेनिंजेस होते हैं उनसे कवर्ड रहता है पूरा पूरा सीएनएस। तो और सीएनएस का ही तो पार्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है, बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पजस मेनिंजेस। ठीक है, बिल्कुल मेनिंजेस हैं, कौन से, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड एंड पायरोमीटर। ठीक, चलो, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड रीजन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, testes are located outside the abdominal cavity in the scrotum, which is true। testes क्या होते हैं, जो एब्डोमिनल कैविटी है उससे बाहर होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि इन्हें ग्रो मतलब इसमें फर्दर स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होता है, कंपैरेटिवली बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए रहता है। ठीक है, रीजन दिया है बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, विच इज ऑल्सो ट्रू एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर असर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए मतलब ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए जो जो रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं उनके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल है, आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन तो आती होगी, उससे के थ्रू भी आप भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्या है रिएक्शन, 6CO2 प्लस 12H2O। अब सबसे पहले क्या ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है प्लांट, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की हेल्प से ही गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं। और ये CO2 से मिल कहाँ से रहा होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है, वाटर उसको मिलेगा थ्रू रूट्स। ठीक, फिर क्या है, क्लोरोफिल, इनसाइड क्लोरोफिल ही तो बनाएगा अपना फूड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि रिएक्शन में लेफ्ट साइड है, मतलब हमारे रिएक्टेंट है और एरो के ऊपर है, ये कंसीडर की जाएंगी क्या, एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, चलो अब इसका हम थ्योरेटिकल पार्ट भी देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, स्टेट द रीजन। अच्छा देखो, डिफ्यूजन सबसे पहले तो समझो इसके जो कीवर्ड्स है, डिफ्यूजन के बारे में बात हो रही है और ये इनसफिशिएंट है किसमें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो पहले समझो डिफ्यूजन क्या है। ठीक, डिफ्यूजन है मतलब किसी भी पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल, कोई पार्टिकल का अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ से फ्रीली मूव करना, वो क्या कहलाता है, हमारा डिफ्यूजन। ठीक है, सपोज अगर मैंने एक पानी का ग्लास ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ ड्रॉप्स डाल दी किसकी, ब्लू कलर की। ठीक, तो पहले क्या होगा, ये ब्लू कलर यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेटेड, धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरे पानी में पूरी तरह से फैल जाएगा और इवन कलर देगा। ठीक है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस भी ऐसे ही होगी थ्रू डिफ्यूजन। साथ के साथ डिफ्यूजन का बहुत ही एक कॉमन सा एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जब हम परफ्यूम स्प्रे करते हैं। ठीक है, तो अगर आप रूम के इस कोने से परफ्यूम स्प्रे कर रहे होते तो भी वो जो फ्रैग्रेंस होती है ना, वो पूरे के पूरे रूम में चारों तरफ फैल जाती है। क्यों, बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, चलो डिफ्यूजन समझ गया। अब बात की जा रही है कि डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लाइक ह्यूमंस में ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए इनसफिशिएंट है। ऐसा क्यों, देखो डिफ्यूजन की प्रोसेस की बात करें कि अगर इसे ऑक्सीजन सप्लाई करना हो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम। तो देखो ये क्या होते हैं, इनकी बॉडी तो छोटी सी होती है। ठीक है, अब इनमें गैसेस एक्सचेंज करने के लिए बहुत ही छोटा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है कि इनके अंदर जिस भी गैस का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी और जिस गैस की कमी होगी, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में समझो कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है इन कंपेरिजन टू CO2, तो सिंपली यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन इन आ जाएगी अंदर और CO2 जो है बाहर चली जाएगी। सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू जगह सिंगल सेल है। ठीक है, इसमें ज़्यादा इसको टहलना नहीं है, घूमना नहीं है। बट अगर ह्यूमंस की बात करें तो वी आर नथिंग बट वी आर मेड अप ऑफ सो मैनी, मतलब मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है,
तो हम तो एक सेल के तो बने नहीं है पहली बात। अगर यहाँ तुम सपोज करो कि ये एक सेल है, दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, चौथी सेल है, ऐसे करके सेल है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इधर से ट्रांसफर हुई तो सबसे पहली बात तो देखो हमारा जो बॉडी है, ठीक है, सबसे पहले तो स्किन से कवर्ड है, ठीक है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है एपिथेलियम आप जो बोलते हो, क्या बोलते हो, स्किन है आपकी, उससे कवर्ड है। तो हर एक बॉडी की जो सेल होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है एनवायरमेंट से कि हर एक सेल डायरेक्टली ऑक्सीजन को डिफ्यूजन करके थ्रू ले रही है, ऐसा तो है नहीं, उसको थ्रू ट्रांसफर ही तो लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये आपका, सपोज इसको मैं डिलीट कर, ठीक है, यहाँ पे देखो आपकी जो क्या है एपिथेलियम वाली समझो सेल्स हैं, ठीक है, अब इसके नीचे जो भी सेल्स होंगी ये तो एज अ बैरियर ही काम कर रहा है, ये समझो आउटर एनवायरमेंट है, ऑक्सीजन आया चलो ठीक है मान लिया इसको मिल गया, लेकिन अब अंदर वाली जो भी सेल होंगी या इसके भी अंदर की जो सेल्स होंगी उन तक ऑक्सीजन डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकता क्योंकि एक बैरियर है, ठीक है। तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको सेल टू सेल ट्रैवल करना पड़ेगा। अब एक सेल से दूसरी सेल में ऐसे ट्रैवल करेगी तो ह्यूमंस में तो इतनी सारी सेल है ना, तो पूरे के पूरे कितने कई साल लग जाएंगे ना कि ऑक्सीजन को एक बार डिफ्यूज करने के लिए पूरी बॉडी की हर एक सेल में पहुँचनी चाहिए ना। हमने प्रोसेस रेस्पिरेशन पढ़ा है कि सेलुलर रेस्पिरेशन में जो हमें एटीपी प्रोड्यूस करनी होती है उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर ऐसा ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा तो इनसफिशिएंट हो जाएगा टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसीलिए क्या होता है एक्चुअली ह्यूमंस में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड हो रहा होता है। ब्लड में भी हीमोग्लोबिन, जो आरबीसीज होते हैं उनमें क्या होते हैं हीमोग्लोबिन, जैसे बाइंड करती हैं और ऑक्सीजन को हर जगह ट्रैवल करके पहुंचाती है, एज अ व्हीकल काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो मतलब यही है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, उनमें डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होगी ना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, तो ये इनसफिशिएंट है, ये ऑन टाइम डिमांड ऑक्सीजन की पूरी नहीं कर सकती है, ठीक। अब चलो इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ड्यू टू हायर मेटाबॉलिक रेट एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑक्सीजन कैन नॉट डिफ्यूज, ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं हो सकता इन ऑल सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्विकली, ऑक्सीजन की डिमांड तो तुरंत तुरंत चाहिए जो कि हो नहीं सकता क्योंकि एज ऑक्सीजन विल हैव टू ट्रैवल लार्ज डिस्टेंस, ऑक्सीजन को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी टू रीच ईच एंड एवरी सेल, सो डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एज डिफ्यूजन इज अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द वेन विच ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द लंग्स, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम की बात कर रहा है, मतलब कि लंग से हमारा ब्लड प्योर होकर के आ गया है। देखो एक नॉर्मल जनरल डायग्राम बना करके देख लेते हैं कि क्या क्या कैसे प्रोसेस होती है। ये आपका मैं 4 चैम्बर बना दे रही हूँ आपका हार्ट का, ठीक है, रफ डायग्राम है, 2 ऑरिकल है 2 वेंट्रिकल है, ये वाला पार्ट हमारा राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल का हो गया, ठीक, ये क्या हो गया लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का, ठीक है। अच्छा अब इस बात पे कंफ्यूजन मत होना कि ये तो लेफ्ट लग रहा है ये राइट लग रहा है, देखो ऐसे जैसे मैं खड़ी हूँ ना ह्यूमन बॉडी ऐसी होती है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो माना जाएगा लेफ्ट और ये वाला पार्ट राइट माना जाएगा, ठीक है, इसलिए इसके लेफ्ट राइट पे कंफ्यूज कभी मत होना। अब यहाँ सुनो, राइट एट्रियम में क्या होता है कि लोअर बॉडी पार्ट से और अपर बॉडी पार्ट से थ्रू इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा क्या होती है सारे इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होता है कहाँ हमारे राइट ऑरिकल में, फिर वो जाता है किस में राइट वेंट्रिकल में, यहाँ वाल्व होती है, वाल्व के थ्रू जा रहा होता है, कौन सी वाल्व होती है ट्राइकस्पिड वाल्व होती है हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट के बीच, ठीक। अब यहाँ पे ट्रैवल होगी, ये ब्लड कैसा होगा इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है, यहाँ पे जो ब्लड आएगा, चलो इसको मैं ऐसे कर देती हूँ ब्लू कलर्स बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत कम हो। यहाँ क्या हो रहा है इम्प्योर ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, ठीक, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड है, ठीक। अब ये ब्लड फॉर प्योरिफिकेशन कहाँ जाएगा हमारे लंग्स में, किसके थ्रू जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और विच इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी के बाद पहुंचेगा कहाँ पे हमारे लंग्स में, लंग्स में क्या होगा वहाँ पे डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी ना थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, ऑल्वुलाई में कैपिलरीज और ऑल्वुलाई के बीच में, ब्लड कैपिलरीज और ऑल्वुलाई के बीच में थ्रू सिंपल डिफ्यूजन क्या होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाएगा, तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और थ्रू पल्मोनरी वेन, है ना, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विच वेन ब्रिंग्स ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन, एंड दैट इज द ओनली वेन जिसमें कि प्योर ब्लड सप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन कहाँ लेकर के आएगी आपके लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड को, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक, एंड दैट थ्रू आउट पूरी बॉडी में प्योर ब्लड सप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है, कौन सी वेन आ रही है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, कौन सी वेन है ये, पल्मोनरी वेन। ठीक है, एंड दिस इज द ओनली वेन इन विच द सप्लाई ऑफ ब्लड इज प्योर ब्लड सप्लाई। ठीक है, जो सप्लाई ब्लड की होगी वो कैसी होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना, मतलब प्योर ब्लड होगा। क्यों, क्योंकि लंग से अभी तुरंत ताज़ा ताज़ा क्या हो रहा है, प्यूरिफाई होकर के आ रहा है। ठीक है, चलो इसका वैसे तो शॉर्ट था पल्मोनरी वेन, बस मैंने समझाने के लिए आपको पूरी डिटेल बता दी। स्टेट द रोल ऑफ पैनक्रियाज इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब पैनक्रियाज के बाद हमने बहुत चीज़ें समझी हैं। पैनक्रियाज को क्या हम बोलते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड। क्यों, क्योंकि इसमें दो टाइप के सिक्रेशन होते हैं, एक तो एंडोक्राइन सिक्रेशन होता है, साथ के साथ एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है। यहाँ किसके बारे में पूछा है, एक्सोक्राइन सिक्रेशन के बारे में। ठीक है, मतलब किसके बारे में पूछ रहा है, कि जो डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हेल्पफुल होता है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखो पैनक्रियाज क्या कर रहा था, इसमें कुछ जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे ट्रिप्सिन। ठीक है, और क्या है, एमाइलेज, और क्या है, लाइपेज। ठीक है, अब ये सारे क्या हैं, पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं। ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये करेगा प्रोटीन डाइजेशन। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा और उसको तोड़ देगा किस में, एमिनो एसिड्स में। ठीक, एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलेज करेगा स्टार्च का डाइजेशन और उसको किस में ब्रेक कर देगा, ये ग्लूकोज में। ठीक है, या जो भी कार्ब्स होंगे उनका डाइजेशन करेगा। लाइपेज क्या करेगा, जो इमल्सिफाइड फैट होंगे ना, इमल्सिफाइड फैट में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पैनक्रियाटिक जूस एक्ट करता है एल्कलाइन मीडियम में। एल्कलाइन मीडियम कैसे बनता है, बाइल जूस की वजह से बनता है। ठीक है, और बाइल जूस का काम ही है कि लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में इमल्सिफाई करना, ताकि लाइपेज एंजाइम उन पे एक्ट कर सके। ठीक, और फिर क्या कर सके, फर्दर फैट को तोड़ सके इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये तो पूरे फंक्शन हो गए आपके किसके, पैनक्रियाज के इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक, चलो इसको लिखना है आपको लैंग्वेज के फॉर्म में, तो ऐसे लिख लेना, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट टू यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, यूनि मीन्स व्हाट, यूनि मीन्स एक, और यहाँ सेक्सुअल मतलब जेंडर। ठीक है, तो मतलब कोई भी ऐसे फ्लावर के बारे में बताना है जो या तो मेल हो या फीमेल है। ठीक है, तो आपको खाली एग्जाम्पल देने, तो बहुत सिंपल सा है, पपाया है, वाटरमेलन है, ये सारे क्या होते हैं, इनके मेल जो होते हैं प्लांट अलग होते हैं, फीमेल प्लांट अलग होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जाम्पल है आपके पपाया, वाटरमेलन। अच्छा, व्हाट इज हेरिडिटी, हेरिडिटी क्या है। ठीक है, देखो हेरिडिटी है द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, जैसे आपको जब अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो ना, शादियों का सीजन है, शादी में जाओ तो सब देखते हैं, अरे इतना बड़ा हो गया, इतनी बड़ी हो गई, इसकी आंखें तो बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी हैं, इसकी नोज तो बिल्कुल अपने पापा जैसी हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं। ये क्यों है, क्योंकि जो उनके ट्रेट्स हैं ना आपके पेरेंट्स के, वो एक जनरेशन टू दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते आ रहे हैं। अब वो ट्रेट्स आपके पेरेंट्स को भी उनके पेरेंट्स से मिले, मतलब आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से जो ट्रेट्स मिले हुए हैं आपके पेरेंट्स को, वो आपको मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो ट्रेट्स हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और इसी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। ठीक है, देखो आंसर बी, हेरिडिटी इज द मैकेनिज्म बाय व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स, रिजेम्बलेंस एंड differences are passed down from one generation to the next. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ जीन। ठीक है, तो जीन क्या है, जीन होता है वो सेगमेंट, डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी भी ट्रेट के लिए या पर्टिकुलर कैरेक्टर के मतलब कहते हैं ना कि उसके शो होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इसकी भी आप डेफिनेशन देख लो, जीन क्या होता है, इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, क्योंकि हम कैरेक्टर्स की ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। इट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट हैज इंफॉर्मेशन कोडेड इन इट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली, ठीक है,
इसलिए कहते हैं ना कि देखो इसके हेयर्स मदर जैसे हैं, या इसकी आईज बिल्कुल हेजल आईज है किसी की तो अपनी मदर जैसी है, क्योंकि वो जीन इसको अपनी मम्मा से मिला है, ठीक है। तो मतलब वो ट्रेट, वो सेगमेंट ऑफ डीएनए कहाँ से मिला है, अपनी मदर से मिला है, ठीक। चलो, Why is lake considered to be a natural ecosystem? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो लेक को, पहले देखो इकोसिस्टम की, इकोसिस्टम में आपके बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के कंपोनेंट्स आएंगे। बायोटिक में जैसे क्या आ जाएगा, फिशेस हो जाएंगी, कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स हो जाएंगे, ठीक है, टर्टल हो सकता है, और भी जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो क्या है, लेक में है, वो सब क्या बना रहे हैं, बायोटिक कंपोनेंट। देन आएगा एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब उस एरिया का टेम्परेचर होगा, जो कुछ नीचे की सॉइल होगी, ठीक है, मतलब साइड की, और पानी है मेन लेक में तो वाटर, ठीक। ये सारे क्या है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट हैं। साथ के साथ क्या है, इसमें डिकम्पोजर्स हैं, लाइक इन केस कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है ना, तो उसकी जो बॉडीज हैं, ठीक, उसकी जो डेथ बॉडी है मतलब, तो उसका क्या होगा, डिकेइंग होगा उसका, उसे डिकम्पोज करने के लिए वहाँ पे क्या होंगे, डिकम्पोजर्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें मिल करके आपस में इंटरेक्शन कर रही हैं और एक प्रॉपर इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही हैं। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम नेचुरल इकोसिस्टम। मतलब सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं, बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक्स, बोथ द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, और वो क्या करें, दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेक को हम कंसीडर करते हैं एक नेचुरल इकोसिस्टम। A lake is considered as a natural ecosystem as it consists of both abiotic component, water, soil, air, and biotic component, different living organisms like plant, algae, aquatic animals with decomposers in it, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a food chain of frog, grass, insect and snake, असाइन ट्रॉफिक लेवल ऑफ फ्रॉग। हमें फ्रॉग का ट्रॉफिक लेवल असाइन करना है, तो पहले तो इसको करेक्ट सीक्वेंस में बना लेते हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्या है, ग्रास है, ठीक। सबसे पहले तो ग्रास ही आएगा। ग्रास को कौन खाएगा, फ्रॉग नहीं, ग्रास को खाएगा पहले इंसेक्ट, ठीक। अब इंसेक्ट को कौन खाएगा, ऑब्वियसली फ्रॉग। फ्रॉग के बाद कौन आएगा, फ्रॉग को खाने के लिए स्नेक आएगा, ठीक है। अब ये क्या हमारी एक अच्छी सी फूड चेन है, हमें खाली ट्रॉफिक लेवल बताना है, तो सिंपल है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो फ्रॉग की ट्रॉफिक लेवल कौन सी आ गई हमारी, थर्ड। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। अब हमें पूछा गया है, स्टेट द टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स सीन इन प्लांट्स, ठीक है, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप, ठीक है। तो आपने अपनी बुक में जब प्लांट में पढ़ा है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, तो उसमें हमने क्या पढ़ा है, दो टाइप के मूवमेंट्स पढ़े हैं प्लांट्स में। पहला हमने क्या पढ़ा है, नेस्टिक मूवमेंट्स, दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है। अब देखो नेस्टिक मूवमेंट्स के एग्जाम्पल में क्या आता है, नेस्टिक मूवमेंट, पहले मैं इसको लिख लेती हूँ। और ये क्या, अच्छा कई बार ये क्या होते हैं, जो दोनों टाइप के मूवमेंट्स है ना, इसके क्या वो डिफरेंस में भी पूछ लेता है आपसे कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन नेस्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अब नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, क्या ये ग्रोथ रिलेटेड होता है, नहीं, नॉट ग्रोथ रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है टच मी नॉट प्लांट का। जब हम छुई मुई के पौधे को टच करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, वो ड्रूप कर जाता है ना, वो सिकुड़ जाता है, मुरझा सा जाता है। तो वो जो मूवमेंट होता है वो कहलाता है हमारा नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। और ये ग्रोथ रिलेटेड नहीं होता। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट ये ग्रोथ रिलेटेड होता है, ठीक है। ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे कि हमारी अगर हम बात करें फोटोट्रॉपिज्म, अच्छा ट्रॉपिक मूवमेंट में बहुत सारे अपने पार्ट पढ़े हैं, जैसे जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म ना। तो कोई एक पर्टिकुलर स्टिमुलस पे एक रिस्पॉन्स देना कहलाता है क्या, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और ये कहीं ना कहीं ग्रोथ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ग्रोथ रिलेटेड में पहले तो उसके सारे के सारे आप पॉइंट्स लिख लो, कौन कौन से थे, क्या क्या बताया मैंने, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स, phototropism, then geotropism,
हाइड्रोट्रोपिज्म, देन क्या है लास्ट में, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, चलो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। फिर नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, ये होता है ड्यू टू द चेंज इन टर्जिडिटी। ठीक है, मतलब देखो क्या होता है ना कि जो भी इनकी सेल सैप में जो भी वाटर कंटेंट होता है उसको टच करने पे वो क्या होती है, सेल बाहर निकाल देती है। तो क्या होती है, सेल जो होती है ना फ्लैसिड से हो जाती है। तो इस वजह से पूरी की पूरी जो लीव्स वगैरह हैं वो भी क्या होती है, वैसे ही मुरझा सी जाती है, ड्रूप कंडीशन में देखी जाती है। ठीक है, लेकिन ट्रॉपिक मूवमेंट ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जैसे अगर हम फोटोट्रॉपिज्म की बात करें तो ये रिलेटेड होता है किससे, ऑक्सीजन रिलेटेड होता है। इसमें क्या हो रहा होता है कि जिस टाइप सनलाइट आ रही होती है, ठीक है, मान लो इस तरफ सन है, ठीक है, ये आपका क्या है, प्लांट की स्टेम है। तो क्या होगा, इस स्टेम को ऐसे हाफ पार्ट में देखो, ठीक, इसके इस साइड की सेल जहाँ पे लाइट आ रही है वो तो नॉर्मल ही रहेंगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा राइट साइड वाले दूसरे साइड की सारी सेल्स में, और ऑक्सीजन क्या कॉज करेगा, इलोंगेशन ऑफ द सेल। तो मतलब ये वाली सेल्स क्या होगी, इलोंगेट करती जाएंगी। जब ये इलोंगेट कर जाएंगे और उधर वाली नॉर्मल ही अपने साइज में रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ये उस तरफ बेंड होना स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, आपके ट्रॉपिक मूवमेंट की। ये जस्ट सिंपल एक एग्जांपल था आपका। ठीक है, अब आप इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको हम पढ़ भी लेते हैं। टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर सीन इन प्लांट्स आर नास्टिक मूवमेंट्स एंड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक, नास्टिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ इंडिपेंडेंट है, दैट आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, एंड अकर ड्यू टू टर्जर चेंज, जब मैंने बोला ना टर्जिडिटी चेंज होने की वजह से होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, क्लोजिंग ऑफ लीफ इन रिस्पॉन्सिबल टू टच स्टिमुलस इन टच मी नॉट प्लांट। टॉपिक मूवमेंट क्या है, ये मूवमेंट है ड्यू टू ग्रोथ दैट आर डायरेक्शनल। ठीक है, डायरेक्शनल, अगर लाइट के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के अगेंस्ट है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, अगर अर्थ के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, अगेंस्ट है, अगेंस्ट ग्रेविटी है तो क्या है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसी तरह पानी की तरफ है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, उसके अगेंस्ट है तो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, और ये क्या होती है, वेरी स्लो होती है। नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, ये बहुत फास्ट होती है। ठीक है, ये होती है स्लो मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक, चलो अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, व्हाई इज सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट यूजफुल, हाउ डज इट हेल्प बर्ड इन मैमल्स। ठीक है, तो डबल सर्कुलेशन से क्या मतलब है, देखो डबल सर्कुलेशन में हमारा दो सर्कुलेशन आता है, एक तो हमारा होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरा है पल्मोनरी। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है ना, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी, तो मतलब हमारी बॉडी, देखो ब्लड क्या होता है, दो बार ट्रैवल कर रहा होता है हमारे हार्ट में। ठीक है, जैसे हमने भी पहले पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, तो क्या हो रहा था कि सारे हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आ रहा था, कलेक्शन हो रहा था। ठीक, कहाँ पे, हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, राइट एट्रियम में आएगा, देन फिर वो ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, कहाँ, हमारे लंग्स में। अब क्या स्टार्ट होगा, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि नाम से आ रहा है ना पल्मोनरी, तो मतलब हमारे लंग्स से रिलेटेड है। तो फिर फर्दर दूसरा सर्कुलेशन स्टार्ट होगा पल्मोनरी, जब मतलब पल्मोनरी आर्टरी से जब वो ब्लड पहुंचेगा लंग्स में, फर्दर प्यूरिफिकेशन होगा, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में फिर वो क्या होगा, वहां से लेफ्ट एट्रियम से जाएगा बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल से थ्रू वो पहुंचेगा कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकस्पिड वॉल, मतलब प्योर ब्लड का ऐसे सर्कुलेशन है। तो मतलब एक तरह से कहें तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट में जो हमारा ब्लड है ना वो 2 टाइम सर्कुलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। अब दूसरा पॉइंट है इस क्वेश्चन का, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल। ठीक है, तो ये यूजफुल क्यों, जैसे हार्ट का भी फिर से जल्दी से बना देते हैं, वो जो डायग्राम हमने बना रखा था, मतलब ये देखो, ठीक है, ये जो हमने बना रखा था यहाँ पे क्या था, ऐसे
ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व और डाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व का। ठीक है, ये क्या है हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इतनी सी बात करेंगे। ये जो सेपरेशन है ना, ये बड़ी मोटी सी ऐसे क्या होती है, सेप्टम होती है। ठीक, ये क्या करती है, सेपरेट करती है किसको, इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड से। प्योर ब्लड किस में होता है ऐसा, ऐसा होता है एवीज में, मतलब बर्ड्स में और मैमल्स में। ठीक है, लाइक अस इन ह्यूमंस में ये क्या होता है, सेपरेशन होता है इम्प्योर ब्लड, ताकि प्योर ब्लड से मिक्स ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, बर्ड्स को और ह्यूमंस को, मतलब मैमल्स को क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है इसके लिए। एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ऑब्वियसली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। और अगर सोचो कि दोनों ब्लड मिल जाएं, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो प्योरली मिलेगा नहीं हमारी सेल्स को फर्दर क्या करने के लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए ना, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। लेकिन अगर ये ब्लड मिक्सिंग हो जाएगी तो ये हमें अच्छे से सप्लाई नहीं कर पाएगा, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी। इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि यहाँ पे सेप्टम रहे और जो प्योर ब्लड है इम्प्योर ब्लड से अलग रहे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्योर ऑक्सीजन सप्लाई इजीली हो पाएगी, और वो हमारे मेटाबॉलिज्म, हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए हाई एनर्जी डिमांड को पूरा करने में सक्षम रहेगा। ठीक है, चलो अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो। What is double circulation? Double circulation is a mechanism in which blood circulates twice through the heart. दो बार हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होगा इन वन कंप्लीट साइकिल। ठीक, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन आर टू पाथवे थ्रू विच ब्लड फ्लो इन डबल सर्कुलेशन। साथ के साथ ये आपको वही वाला डायग्राम दे के रखा है। देखो यहाँ पे क्या हमारा राइट एट्रियम, यहाँ राइट वेंट्रिकल, ये क्या है लेफ्ट एट्रियम और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये गलत डायग्राम में देखा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, क्या हो रहा है, सुपीरियर वेना केवा से और इंफीरियर वेना केवा से। सुपीरियर वेना केवा मतलब हमारे अपर बॉडी पार्ट से, इंफीरियर वेना केवा मतलब हमारे लोअर बॉडी पार्ट से। सारा सारा इम्प्योर कलेक्ट होकर के, इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होकर के आएगा हमारे राइट एट्रियम में। ठीक, राइट एट्रियम में थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व जाएगा कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। अब वहाँ से ये कहाँ जाएगा, हमारे पल्मोनरी आर्टरी। क्या हो गया, हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे लंग्स में क्या प्यूरिफिकेशन होगा, फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आ जाएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड देन थ्रू दिस ऑर्टा कहाँ पे जाएगा, पूरी हमारी बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा ब्लड दो बार हार्ट में क्या हो रहा होता है, ट्रैवल हो रहा होता है। ये है आपका डबल सर्कुलेशन। ठीक, चलो Why is the separation of right side and left side of the heart useful? इसको भी पढ़ लो, स्क्रीनशॉट लेना तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसको पढ़ लेते हैं। The separation of right and left side of heart help in separation of oxygenated and deoxygenated blood. ठीक है, ये सेपरेट कर देता है प्योर और इम्प्योर ब्लड को, and allow highly efficient supply of oxygen to the body. Okay, अब birds and mammals को क्यों चाहिए, birds and mammals are warm blooded animals and their metabolism is quite complex. Okay, that's why they require a constant free supply of oxygen. Without proper separation, oxygenated blood can mix with deoxygenated blood, which can cause problem in bird and animals. ठीक है, separation of the right side and left side of the heart ensures the circulation of oxygenated blood to different body parts. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, विच इज ट्रू, वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स तो होते नहीं है, बट स्टिल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। ठीक है, बाइल जूस के पास कोई भी एंजाइम नहीं है, बट बाइल जूस एक बहुत ही बड़ा काम करता है फैट के डाइजेशन के लिए, जो कि हेल्पफुल है। वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन, दो काम करता है बेसिकली। तो एक तो पहले क्या करता है, मीडियम को एल्कलाइन बनाता है। ठीक है, प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, ताकि उस पर एल्कलाइन मीडियम में पैनक्रियाटिक जूस फर्दर एक्ट कर सके।
ठीक है। दूसरा ये क्या काम करेगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मतलब फैट के जो लार्जर ग्लोब्यूल्स होते हैं ना उसको क्या करेगा, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देना, ताकि लाइपेज एंजाइम जो कि पैनक्रियाटिक जूस में है वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में फर्दर ब्रेक कर सके, ठीक है। तो इसलिए क्या है, बाइल जूस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बाइल जूस हमारा कहाँ से बनता है, लीवर में बनता है। स्टोर कहाँ से होता है, स्टोर होता है हमारे गैल ब्लैडर में। इसीलिए डॉक्टर्स उन सारे पेशेंट को जिनकी गैल ब्लैडर रिमूव कर दी गई है उनको लेस ऑयली फूड खाने की सलाह देते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक। इसको पढ़ लो। Bile juice make the acidic food coming from the stomach alkaline for the action of pancreatic enzyme, कौन सा enzyme, lipase, ठीक। Bile salt breaks the large globule of fat in the intestine to smaller globules and thus increasing the efficiency of enzyme action, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताना है, mention the changes that occur in the following after fertilization in a flower, ठीक है। फ्लावर में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फ्लावर में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं ना उसके बारे में पूछा गया। अब पहला आपको दे रखा है पेटल्स, तो पेटल्स का क्या होता है, पेटल्स झड़ जाते हैं भाई, दे विल फॉल ऑफ। जाइगोट क्या होगा, जाइगोट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या होगा, फॉल ऑफ, ये क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। ओवरी क्या बन जाएगी, ओवरी बन जाएगी फ्रूट, ठीक है। और ओव्यूल का बन जाएगा, वो बन जाएगा सीड, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द पार्ट्स ए बी सी शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। तो यहाँ हमें एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और उसकी लेबलिंग हमें करनी है। तो पहला पार्ट देखो, ए क्या है, ए जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक पार्ट को शो कर रहा है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट शो कर रहा है। किसे शो कर रहा है ये, वैसे तो अगर हम बात करें तो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किससे बना होता है, स्टेमन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेमन, ठीक। और इसके दो पार्ट होते हैं, वो क्या क्या होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। ये ऐसा एक पार्ट है, ये है एंथर, और यहाँ पे एक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, फिलामेंट, ठीक है। ये दोनों मिलके बना रहे होते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक। चलो अब ए जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एंथर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंथर में क्या बनते हैं, एंथर में फॉर्म हो रहे होते हैं पॉलन ग्रेन्स, जो कि हुए हैं क्या, मेल गैमेट्स, ठीक है। ये हैं पॉलन ग्रेन्स, मतलब इट विल फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। इसके अंदर क्या होंगे, हैप्लॉइड मेल गैमेट मींस पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे, ठीक है। फिर ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन, ठीक है, इसको रेड कलर से बना देते हैं। ये क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर, राउंड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये है स्टिग्मा। देन इसके बाद ऐसे एक पतली सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बारे में ही पूछ रहा है बी। ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, STYLE। ये कैसे एक्ट करेगी, ये एज अ पैसेज वे, एज अ कैरियर ऑफ मेल गैमेट ट्रैवल करेगी। जो हमने क्या पढ़ा था, कीमोट्रोपिज्म में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ओव्यूल से मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस, सुक्रोज लाइक सब्सटेंस, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे जो कि मेल गैमेट को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। वो कीमोट्रोपिक मूवमेंट की वजह से उसमें क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और वो थ्रू दिस स्टाइल यहाँ से ट्रैवल करते हुए पहुंचेंगे कहाँ पे, ओवरी में, ठीक है। फर्दर ये जो सी वाला दे रखा है ये ओवरी के बारे में ही दे रखा है, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रूट फॉर्मेशन होगा, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, उसमें क्या होगा, सीड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो हम ये हमने लेबलिंग कर ली, हमने पूरे पूरे पार्ट समझ लिए। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, ठीक। अब देखो ए क्या है, ए एंथर है, ओके, विच इज व्हाट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बी क्या है, स्टाइल है, और सी क्या है, सी ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। अब एंथर का देख लो, एंथर का काम क्या देखना है, फंक्शन देखना है। ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर,
जिसको क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब स्टेमन का ही पार्ट है, एंथर एंड फिलामेंट। चलो, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इनसाइड एंथर, मतलब पॉलन ग्रेन जो मैंने आपको डायग्राम में भी लिखा हुआ था। स्टाइल और ओव्यूल आर पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड कार्पल और पिस्टल, ठीक है। खाली यही नहीं, साथ में क्या होता है, स्टिग्मा भी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों मिला करके बनाएंगे कार्पल या पिस्टल, ठीक है। स्टाइल इज अ लॉन्ग कंडक्टिंग ट्यूब विच गिव्स द पैसेज टू पॉलन ट्यूब कैरिंग अ मेल गैमेट, ठीक है। ये इसका काम क्या है कि ये पैसेज देगा मेल गैमेट को कहाँ तक पहुंचने के लिए, एग सेल तक पहुंचने के लिए, ठीक है। so that it reaches ovary which contain one or more ovule. Ovule contain the changing female gamete और egg. वहाँ पे क्या होगा, ओव्यूल के अंदर एग सेल होगी, ठीक। फर्दर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ओवरी बन जाएगी फ्रूट और ओव्यूल बन जाएगा सीड, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन ग्रीन स्टेम टोमेटो प्लांट, जिसका हमें जीनोटाइप दे रखा है क्या, कैपिटल जी, मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में दे रखा है, एंड पर्पल स्टेम टोमेटो प्लांट्स डिनोटेड एज स्मॉल जी, ये क्या दे रखा है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन दे रखी है। जो भी देखो, कुछ भी अगर कैपिटल लेटर से डिनोटेड है मतलब वो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, और अगर वो स्मॉल लेटर से डिनोटेड है तो मतलब वो रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। अब F1 प्रोजेनी, अब इसमें देखो हमें पार्ट समझ में आ गए। ए सेक्शन इस क्वेश्चन का है, व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन देयर F1 प्रोजेनी एंड वाई। तो हमें बताना है कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में कैसे हमें मिलेंगे स्टेम का कलर, तो इसको क्रॉस कराना है, कैपिटल जी। अच्छा, पहले तो कलर ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैपिटल जी, ये क्या है, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक। ये कैसे, ग्रीन स्टेम्ड है, क्या है, ग्रीन, ओके फाइन। दूसरा कलर क्या दे रखा है हमें, पर्पल कलर दे रखा है, वो कैसा है, स्मॉल जी, कैसा कलर दे रखा है, पर्पल, ठीक। ये क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक। अब हम सबसे पहले कभी भी क्रॉस कराएंगे हम, तो हम पहले करेंगे गैमेट फॉर्मेशन। कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे इसमें सिंगल टाइप गैमेट बनेगा, कौन सा, जी, ठीक। इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, सिंगल, कौन सा, स्मॉल जी। अब इसका क्रॉस कराएंगे तो अब किस टाइप के प्लांट्स बनेंगे, वो बनेंगे कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, और सारे दिखने में कैसे होगा, इनका फिनोटाइप कैसा होगा, वो होगा ग्रीन, ठीक है। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पर एक हमारा एलील कैसा है, डोमिनेटिंग नेचर का है, तो वो इसका स्मॉल जी के कैरेक्टर को सप्रेस कर देगा, हाइड कर देगा, ठीक है। तो हमें जो पहला हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर होगा, व्हाट कलर ऑफ द स्टेम वुड यू एक्सपेक्ट इन देयर F1 प्रोजेनी, दैट विल बी ग्रीन, और व्हाई, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक। अब चलो, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट है, गिव द परसेंटेज ऑफ पर्पल स्टेम प्लांट if F1 plants are allowed to self pollinate to produce F2 progeny, ठीक है। ये हमारा जो ये वाला प्लांट है, ये कौन सा, ये F1 है, ठीक है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन का। अगर हमें इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो अब कैसे प्लांट्स बनेंगे, तो फिर से देख लो, हमें कुछ भी क्रॉस कराना हो, मतलब पॉलिनेशन के बाद हमें देखना हो, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। इस प्लांट में, फर्स्ट फिलियर जनरेशन के प्लांट में कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 2 टाइप के, ठीक। कौन कौन से, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, ठीक है। अब हम एक कैपिटल जी और स्मॉल जी का हम मेल प्लांट और फीमेल प्लांट का यहाँ पे क्या करेंगे, पनेट स्क्वायर साइड में बना देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, यहाँ मेल गैमेट्स ले लो, कौन से, 2 टाइप के गैमेट होंगे, मेल के भी कैपिटल जी और स्मॉल जी, और फीमेल में भी 2 टाइप के गैमेट होंगे, कौन से, कैपिटल जी और स्मॉल जी, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हम इन दोनों को अगर क्रॉस होगा तो कैसे बनेंगे, कैपिटल जी, ये दो कैपिटल जी स्मॉल जी, ये भी ग्रीन शो होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये भी जो है कैसा शो होगा, ग्रीनिश होगा। लेकिन एक हमें कैसा मिलेगा, स्मॉल जी, क्यों, क्योंकि अब ये जो कंडीशन बनी है, ये बनी है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन की, तो यहाँ पे हमें पर्पल कलर फिर से दिखना शुरू हो जाएगा। तो कितना % पूछ रहा था कि पर्पल स्टेम प्लांट है, 1 बना है आउट ऑफ 4, तो कितने % हो गए, ये हो जाएगा हमारा 25%,
ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब पूछ रहा है थर्ड पार्ट में सी में, राइट द रेशियो बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी प्लांट्स इन देयर F2 प्रोजेनी। ये हमारा F2 का पनेट स्क्वायर है, किसका किसका रेशियो पूछा है, इसका और इसका। तो ये तो हमारे 1:1 ही आएंगे ना, क्योंकि अगर इसका हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो क्या है 1:2:1, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो क्या है 3:2, मतलब 3 ग्रीन है 1 पर्पल है, वो फिनोटिपिक है। जीनोटिपिक मतलब जीन्स के बारे में पूछा है, तो कैपिटल जी मतलब होमोजाइगस डोमिनेटिंग एक ही है, होमोजाइगस रिसेसिव एक ही है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1:1, ठीक है। हमारा तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ए का, कि F1 में जनरेशन में सारे ग्रीन दिखेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 25%, और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। चलो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो दे लो, ये बात वही कही गई जो अभी मैंने आपको समझाया हुआ है कि F1 में क्या है, सारे ग्रीन स्टेम प्लांट हैं। F2 प्रोजेनी में कैसे होंगे, जो पर्पल वाले होंगे वो 25% होंगे, यहाँ पे वही पनेट स्क्वायर बना के दिखाया हुआ है। देन आपका थर्ड पार्ट जो सी वाला था, रेशियो कैपिटल जी स्मॉल जी का क्या है 1:1, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स इन गार्डन पी। तो मेंडल ने पहले तो जो क्रॉस किया था, जिससे उन्होंने निकाला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो उन्होंने कराया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। देन उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कराया था, जिसमें उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, ठीक है। अब उन्होंने 2 कैरेक्टर्स क्यों लिए थे उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने ये 2 कैरेक्टर्स का एक साथ जो क्रॉस कराया था, वो ये देखने के लिए कराया था कि जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये हमेशा साथ ही में चलते हैं या ये कभी अलग भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बहुत ही 2 इंटरेस्टिंग से और लॉज निकाले थे, जो कि था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि बताता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स को, जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो एक गैमेट है उसमें जो एक एलील आया है वो अपना कैरेक्टर अलग ही शो करेगा, सेग्रीगेट करेगा, ठीक। देन आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि ज़रूरी नहीं है कि जब पेयरिंग होगी, ठीक है, तो एक कैरेक्टर वो जो अपने पेरेंट जनरेशन में जैसा था वो वैसे ही पेयरिंग करेगा, वो किसी दूसरे एलील के साथ भी पेयरिंग कर करके एक नए कैरेक्टर वाला प्लांट हमें दे सकता है, जो कि हमारा आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर, ठीक है। अच्छा, व्हाट वर हिज फाइंडिंग विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन F1 एंड F2 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो उन्होंने ट्रेड देखा था वो बिल्कुल सिमिलर था, कैसा, लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जो उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कराया था। क्या कि जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे इन F1 जनरेशन वो क्या होंगे, सारे के सारे डोमिनेटिंग कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन F2 कैरेक्टर्स में उन्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग दिखाई दी कि जैसे पेरेंट्स कैरेक्टर थे भी नहीं, उसके अलावा भी हमें वैसे कुछ नए कैरेक्टर्स देखने को मिले। एक्चुअली उन्होंने जो क्रॉस कराया था वो सपोज करो कि अगर उन्होंने राउंड एंड येलो सीड का हम कैरेक्टर ले लें, ठीक है, ये है राउंड एंड येलो, टोटल डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, ठीक। इसका क्रॉस उन्होंने कराया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाले प्लांट के साथ। तो F1 जनरेशन में जो उन्हें प्लांट मिले वो कैसे मिले थे, उन्हें मिले थे राउंड एंड येलो वाले ही, लेकिन क्या ये वाले नहीं, ये वाले नहीं। पहले तो गैमेट फॉर्मेशन कर लो, इसका गैमेट फॉर्मेशन, ये डिप्लॉयड है, इसका हैप्लॉयड बनाएंगे तो कैसे गैमेट बनेंगे, कैपिटल R कैपिटल Y। इसका गैमेट फॉर्मेशन करेंगे स्मॉल r स्मॉल y, इसके क्रॉस करने पे क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये कैसा बन रहा है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। और यहाँ पे कैसा आएगा कलर, राउंड एंड येलो। मतलब F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसा कैरेक्टर शो करेंगे, राउंड एंड येलो का, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब बारी आती है हमारे F2 जनरेशन की। F2 जनरेशन के लिए पहले इसके हम क्या बनाएंगे, गैमेट फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। इसमें देखो कितने टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, 4 टाइप के, कैपिटल R कैपिटल Y, देन स्मॉल r कैपिटल Y। अब दोबारा कैरेक्टर बनाएंगे हम, कैपिटल R स्मॉल y और स्मॉल r स्मॉल y। ये क्या हो गया, 4 टाइप के गैमेट्स बन गए। अब इसका पनेट स्क्वायर बना लेते हैं जल्दी से हम।
इसका हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो कैसे कैसे कैरेक्टर्स बनेंगे, हम जल्दी से बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, मेल कैरेक्टर्स, उधर फीमेल गैमेट्स। ठीक, मेल गैमेट्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पे भी वैसे बना लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब जल्दी जल्दी क्रॉस करा लेते हैं। यहाँ पे कैसे बनेंगे कैरेक्टर्स, राउंड येलो। ठीक, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी हाँ ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, ये भी राउंड येलो ही बनेंगे, ऑल्दो इसमें क्या है, हेट्रोजाइगस है, बट डोमिनेटिंग नेचर ही शो करेगा। ये कैसे बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पे देखो, यहाँ कैसा आ रहा है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो ये रिंकल येलो शो करेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कैसे बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, अब यहाँ पे कैसे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ स्मॉल आर ऊपर कैपिटल वाई है, नीचे से स्मॉल वाई। ठीक, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब इसको जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बने, राउंड एंड येलो ना, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी तरह से होमोजाइगस कंडीशन है। ये भी हेट्रोजाइगस है बट डोमिनेटिंग शो होगा, तो ये भी राउंड एंड येलो बन जाएगा। ठीक है, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी क्या होगा, राउंड एंड येलो। यहाँ के जो जितने होंगे ना, ये जो ऐसे क्रॉस लाइक ऐसे डायगोनल में दिख रहे हैं, ये एक ही जैसे हैं। ठीक, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। ठीक, ये कैसे बना, राउंड एंड येलो, ये भी राउंड एंड येलो। चलो, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने बन गए, 9 कैसे दिख रहे हैं हमें, राउंड एंड येलो। अब अदर कैरेक्टर्स भी हम फाइंड आउट करते हैं, एक बार इसको अच्छे से बना लें ताकि राउंड लगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हमें बिल्कुल ना हो जब हम रिंकल वाला ड्रॉ करेंगे। चलो ठीक है, ड्रॉ हो गया। अब हम बात करेंगे रिंकल एंड येलो वाले की। ये कैसा है, स्मॉलर मतलब रिंकल है, रिसेसिव कंडीशन है, तो होमोजाइगस में ही शो होगा। तो ये रिंकल एंड येलो, इसको ऐसे बना देते हैं। ठीक है, रिंकल एंड येलो, और यहाँ पे भी बन गया क्या, रिंकल एंड येलो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड एंड ग्रीन। राउंड है बट कैसा है, ग्रीन है। ये कैसा बनेगा, राउंड एंड ग्रीन। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड एंड ग्रीन, बट यहाँ कैसे बनेगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, ये पूरी तरह से कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस रिसेसिव, जो कि पेरेंट जनरेशन में हमारे था, ये हमारे पेरेंट जनरेशन में था। ठीक है, यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स टोटल मिले हमें, 9:3:3:1। ये 9 वाले क्या है, राउंड एंड येलो। ये क्या है, रिंकल्ड एंड येलो। ये क्या है, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, ये है ना राउंड एंड ग्रीन वाले। ये क्या है, रिंकल एंड ग्रीन वाले। ठीक, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो, जो उन्हें F2 जनरेशन में जो फाइंडिंग्स मिल रही हैं वो कैसी हैं, पेरेंट जनरेशन ये वाली है, पेरेंट जनरेशन से डिफरेंट है। पेरेंट जनरेशन में राउंड एंड येलो था। ठीक है, मतलब राउंड एंड येलो क्या था, साथ में था। यहाँ जरूरी नहीं है कि येलो के साथ राउंड ही हो रहा है, येलो के साथ रिंकल भी आ गया। ठीक है, राउंड के साथ जरूरी नहीं कि येलो ही आ गया, राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया। तो ये क्या हो गए, हमारे पेरेंट जनरेशन से डिफरेंट भी हमको कुछ वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब रेशियो ऑब्टेन्ड बाय इन F2 जनरेशन इन द अबव मेंशन्ड एक्सपेरिमेंट आर 9:3:3:1।
ठीक है, तो ये भी हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमें समझ में आ गया पनेट स्क्वायर बना करके। अब चलो आंसर देखना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लिस्ट टू इम्पैक्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ अक्यूमुलेटेड वेस्ट ऑन एनवायरनमेंट इफ नॉट डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली। ठीक है, तो पहले तो आपको डिफरेंस बताना है नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाते हैं, वो फर्दर एक टॉपिक लेवल से मतलब क्या होते हैं, पास ऑन नहीं हो रहे होते हैं, वो मैग्नीफाइड नहीं हो रहे होते हैं, उसमें बायो मैग्निफिकेशन जैसी कोई बात ही नहीं आती है। लेकिन जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते हैं और वो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम तक हमारे मतलब सराउंडिंग में, हमारे इन्वायरमेंट में अकुमुलेट होते रहते हैं और वो बायो मैग्नीफाई होते रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डिफरेंस, दो डिफरेंस, डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज नहीं होते हैं। बायोमैग्निफिकेशन नहीं होता है किसमें, हमारे बायोडिग्रेडेबल में, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में बायोमैग्निफिकेशन होता है। दो डिफरेंस बता दिया, ऑल्दो एक ही पूछा था। अब अच्छा, इम्पैक्ट पूछा है हमारे एनवायरनमेंट में अगर ये वेस्ट अकुमुलेट हो गए। अच्छा, वैसे तो आप सोचते हो कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो तो सही है, डिकम्पोज हो जाएगा तो उससे तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी वेस्ट है भाई, वो भी कचरा है, वो भी कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचाएगा, कुछ नहीं तो डिजीज ही कॉज करेगा। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वेक्टर बॉर्न डिजीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं ऐसी जगह पे ही हैजा और इस टाइप की जो बीमारियां हैं, मलेरिया, ये सारी ज़्यादा फैलती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं इनसे रिलेटेड, मस्कीटोज हैं, ठीक है, हाउस फ्लाई हैं, ये वहाँ पे जाती हैं और वहाँ से क्या करती हैं, जो भी उसके वेक्टर्स होते हैं उसको ले करके आ रही होती हैं और ह्यूमंस के खाने में बैठ करके पहुंचा देती हैं। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि ये रोग फैलने वाले रोग होते हैं, तो वो होते हैं बिकॉज ऑफ दीज पॉल्यूटेड एरियाज। ठीक है, और ये तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही है ना, इनका सही से उपचार नहीं किया गया। अगर इनको प्रॉपर गड्ढा करके इनको मैन्योर बना दिया जाता, ठीक है, वहाँ पे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ दिया जाता, तो उसको खाद के रूप में यूज़ किया जा सकता था। लेकिन अगर इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है तो ये भी हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बताते हैं इम्पैक्ट किसका, ईच टाइप का, बायोडिग्रेडेबल का बताएंगे तो ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसके लिए, वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का अगर हम बताएं इम्पैक्ट, तो इसका तो बहुत ही भयानक इम्पैक्ट होता है। पहले तो देखो ये क्या करेगा, ये अकुमुलेट होता जाएगा, ये मैग्नीफाई होता जाएगा, साथ के साथ ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी सॉइल की जो अपर लेयर है उस पर ही इकट्ठा होता जा रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी को हार्म कर रहा है, साथ के साथ सॉइल पोल्यूशन कर रहा है, वाटर लॉगिंग कर रहा है। और अगर गलती से एनिमल्स ने इनको खा लिया, जो कैटल्स होते हैं, गाय भैंस, आपने देखा होगा कि वो क्या करती है, कचरे में अक्सर देखो खाना अपने पॉली बैग में फेंका है तो उसके साथ साथ पॉलीथीन बैग को भी खा लेती हैं, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट तो होता नहीं है, उनके गट में तुरंत मतलब अकुमुलेट होता रहता है और उसकी वजह से क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। और इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखना है तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन आ गया है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। ठीक, पहला क्वेश्चन है, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग ऑन द एनवायरमेंट, सजेस्ट अल्टरनेटिव टू द यूजेस ऑफ प्लास्टिक बैग। तो बहुत इजी सा है, प्लास्टिक बैग के जो है हार्मफुल इफेक्ट है, सबसे पहले तो यही है, डिकम्पोज नहीं होगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, साथ के साथ अगर इसको कैटल्स ने खा लिया तो क्या होगा, वहाँ डाइजेस्ट नहीं होगा उनकी गट में, और फिर क्या होगा, फर्दर लीड करेगा कैटल की डेथ होने में। ठीक है, मतलब कैटल की डेथ हो जाएगी। और अल्टरनेटिव यूज़ अगर हम बात करें प्लास्टिक बैग के, तो बहुत सारे हैं, जूट बैग्स हैं। आजकल आप मतलब मार्केट जाते होगे, मॉल वॉल भी जाते होगे, तो आपको क्या देते हैं, वो कैरी बैग देते हैं ना, क्या तो कागज़ का बना हुआ बैग देते हैं। तो ये क्या है, इसके अल्टरनेटिव्स हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट है, लिस्ट एनी टू प्रैक्टिस दैट कैन बी फॉलोड टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन आवर होम्स। तो देखो सबसे अच्छा तो तरीका ये होता है कि जो वेस्ट है दो टाइप से डिवाइड करना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको डंप करना चाहिए हमें एक जैसे गड्ढे में, ताकि हम फर्दर उसका डिकम्पोजिशन करा पाएँ
और उसको फर्दर एज अ मैन्योर यूज़ कर पाए। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको प्रॉपरली हमको अलग से डिस्पोज करना चाहिए, ताकि उसका साइंटिफिकली मैनर में उसका जो भी डिस्पोजल टेक्निक हो सकती हैं वो फॉलो की जा सके। और जितना भी हो सके तो हम जो भी चीज़ें खरीदते हैं ना, हम उसका रीयूज़ रिसाइकल करके उसको फिर से DIY बना के कुछ भी करके आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करें। ठीक है, चलो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसको पढ़ भी लेते हैं। 2 harmful effects of using plastic bag on the environment. प्लास्टिक बैग आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो कि माइक्रोब्स का एक्ट नहीं हो सकता, डिकम्पोज नहीं होंगे, so they cannot be decomposed and therefore persist in the environment for a long duration, causing harm to the soil fertility and quality, causing harm to soil fertility and quality. दूसरा है प्लास्टिक बैग्स चोक ड्रेन्स विच रिजल्ट इन वाटर लॉगिंग, हाँ ये भी करता है, ठीक है, दैट अलाउ ब्रीडिंग ऑफ मस्कीटो एंड हेंस लीड्स टू वेरियस डिजीज। और अल्टरनेटिव में क्या है, जूट बैग है, क्लोथ बैग है, ठीक। चलो नेक्स्ट पार्ट है 2 प्रैक्टिसेस। अच्छा, प्रैक्टिसेस दैट कैन बी फॉलो टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन आवर होम। सेपरेशन ऑफ, सबसे जरूरी तो है कि सेपरेट कर दो बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग सेपरेट कर दो। इससे क्या करेंगे, हम मैन्योर बना लेंगे, ठीक। और इसका हम क्या करेंगे, इसको डिस्पोज करेंगे सुटेबल प्लेस में, फ्रॉम वेयर म्युनिसिपल अथॉरिटी इसको उठा के ले जाए और इसका साइंटिफिकली कुछ डिस्पोज इसको करे, ठीक है। और डिस्कार्डेड बॉटल्स और जार को स्टोर करने के लिए, स्टोर फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए फिर फर्दर यूज़ कर सकें, ठीक। ऐसा भी तो करते हैं ना, जो प्लास्टिक बॉटल होगी तो उसमें देखा होगा कि आजकल लोग टेरेस गार्डन वगैरह बनाते हैं, तो उसी में ही अपने जो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उसको ग्रो कर लेते हैं, तो अच्छा यूज़ है प्लास्टिक बॉटल्स का भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस। तो यूरिन प्रोडक्शन का काम क्या हो रहा है, यूरिन हमारी प्रोड्यूस होती है इनसाइड किडनी। वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी ब्लड है, ठीक है, ब्लड में देखो, ब्लड इतनी सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इतनी सारी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में हो रही हैं, बॉडी के हर एक सेल्स में हो रही हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स भी बनेंगे, जो वेस्ट मटेरियल्स है वो भी प्रोड्यूस होंगे। तो ये सारे वेस्ट मटेरियल्स क्या होते हैं ना, ये सर्कुलेशन के थ्रू हमारे ब्लड में ही सर्कुलेट होते रहते हैं, तो ब्लड का प्यूरिफाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्लड हमारा पहुंचता है कहाँ, किडनी में। किडनी में क्या होती है, किडनी की जो फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो क्या है, नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स का कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे ग्लोमेरुलस होता है, ठीक। ये क्या होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट यहाँ पे, ठीक है, आर्ट्रियोल्स होती हैं। यहाँ पे क्या होगा फिर फर्दर, ऐसे बोमन्स कैप्सूल। अच्छा, उसका स्ट्रक्चर एक बार नेफ्रॉन का जल्दी से बना लेते हैं। तो देखो 2 मेन पार्ट आते हैं अगर हम बात करें यूरिन फॉर्मेशन में, ठीक है। एक क्या आएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, और दूसरा आएगा रीअब्जॉर्प्शन, ठीक। अब इसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्लोमेरुलस, ये क्या है, बोमन्स कैप्सूल, ठीक। ये क्या है, PCT। 80% रिअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, चलो ठीक है, बाद में बताऊंगी। लूप ऑफ एनले पहले ब्लिंक कर लेते हैं। ये क्या है, DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखो, पहला अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्मेशन की जो प्रोसेस मेन होती है वो किस में डिवाइड होती है, एक होती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरी रीअब्जॉर्प्शन, जो शॉर्ट में समझो। यहाँ पे क्या होगा, ब्लड आएगा, ठीक, यहाँ पे फिल्टर होगा। अच्छा, ब्लड फिल्ट्रेशन होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस जो कि अभी भी ज़रूरी हैं और वो रीअब्जॉर्ब किए जाएंगे ना, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है, कहीं ना कहीं वो जब यहाँ इन ट्यूब्यूल के थ्रू होकर के गुजरेंगे तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन उनका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन, देन आपका 80%, जैसे फॉर एग्जांपल क्या हो गया, कुछ एमिनो एसिड्स हो गए, ग्लूकोज हो गया ना, कुछ सॉल्ट्स हो गए, पोटेशियम वगैरह, ये क्या होंगे, सोडियम। तो ये क्या होंगे, अगर ज़रूरत है बॉडी को, बॉडी में पानी की कमी है, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, अगर पानी की कमी, पानी चाहिए, तो क्या होगा, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में वाटर है
तब उतनी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नीड, यहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ये जो पूरा का पूरा हमारा जो डक्ट वाला स्ट्रक्चर दे रखा है उसमें क्या होगा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक। चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। यूरिन इज प्रोड्यूस इन द किडनी, passes through the ureter into urinary bladder, ठीक है। 2 किडनीज हैं, वहाँ पे बन गया, उसके बाद थ्रू 2 यूरेटर है, वहाँ के थ्रू पहुँचेगा कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में, एंड थ्रू यूरेथ्रा फर्दर बॉडी से बाहर निकल जाएगा। द मेजर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आर blood passes through filtration unit in the kidney called nephron that has a cup shaped Bowman's capsule, ठीक है, जो मैंने बनाया, और ये वो उसका स्ट्रक्चर भी देखो अच्छा से यहाँ दे रखा है। It contains bundle of very thin walled blood capillaries called glomerulus. The blood passing into glomerulus carries waste material which are filtered out in the Bowman's capsule, that is ultrafiltration, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। Then filtrate initially has glucose, amino acid, water, salts, nitrogen and waste, ये तो कंपोजिशन बता रहा है। फिर क्या होगा, दूसरा जो हमारा पार्ट मेन है वो है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस, जैसे वाटर एज पर द नीड ऑफ द बॉडी, ज़्यादा है तो नहीं, अगर कम है पानी तो वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड फ्रॉम द फिल्ट्रेट टेक्स प्लेस। सिक्रीशन ऑफ एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड यूरिया टेक्स प्लेस विच मेक्स द यूरिन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन इज एडवाइज्ड बाय हिज डॉक्टर टू टेक लेस शुगर। अब शुगर वाली बीमारी कौन सी, डायबिटीज, उसी की बात है, ठीक है। इन हिज डाइट नेम द डिजीज फ्रॉम विच द मैन इज सफरिंग, ऑब्वियसली डायबिटीज है उस इंसान को। मेंशन द हार्मोन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ विच ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज। जब ये डिजीज होती है तो सुना होगा ना, कौन सा इंजेक्शन लगते हैं, इंसुलिन की, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन वहाँ पे इम्बैलेंस हो, किस हार्मोन का है, इंसुलिन का, ठीक। यहाँ पे क्या है, इस इंसान को डायबिटीज, ठीक, और कौन से हार्मोन की कमी है उसमें, इंसुलिन की। चलो फिर नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड विच सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। अच्छा ये वाला पार्ट कर लेते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट दिस हार्मोन, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है, पैनक्रियाज, ठीक है। और पैनक्रियाज की आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स क्या करती हैं, इंसुलिन का फॉर्मेशन। अल्फा सेल क्या करती है, ग्लूकागॉन फॉर्मेशन, ठीक। बी पार्ट है, कौन सा, एंडोक्राइन ग्लैंड बतानी है जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। ये क्या है हमारी, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, अगर डेफिशिएंसी हो गई ग्रोथ हार्मोन की तो क्या होगा, डॉर्फिज्म हो जाएगी। डॉर्फिज्म मतलब क्या हो जाएगा, जो इंसान है वो बौना रह जाएगा, ठीक है। अगर चाइल्डहुड में ये प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो रहा होता है ग्रोथ हार्मोन का, तो बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड में तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही लंबा इंसान हो जाएगा, उसको क्या बोले, गिगेंटिज्म हो जाएगा, ठीक। अच्छा एक और डिजीज आती है कि अगर एक्सेस सिक्रेशन हो जाए एडल्टहुड में, ठीक है, बड़े हो जाने के बाद, तो एक्रोमेगैली आती है। ऑल्दो चलो ठीक है, वो तो उतना आपका इस लेवल पे आएगा नहीं। यहाँ पे कम सिक्रेशन में खाली ये क्या, डॉर्फिज्म, और ज़्यादा सिक्रेशन में गिगेंटिज्म, ठीक। ये डिजीज़ के नाम है। अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखना है तो ऐसे देख सकते हैं, अब स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर टेस्टिस लोकेटेड इन ह्यूमन मेल एंड वाई, स्टेट टू फंक्शन ऑफ द टेस्टिस। तो देखो टेस्टिस जो मेल्स में होते हैं ना, वो एक आपके जो एब्डोमिनल कैविटी उससे बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस होता है। और ऐसा वो बाहर क्यों होता है, बिकॉज टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन विच रिक्वायर्स स्लाइटली लेस टेम्परेचर देन आवर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से तकरीबन 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उसको कम टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, इसीलिए क्या होता है, बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। अच्छा 2 फंक्शन बताने हैं हमें टेस्टिस के। तो टेस्टिस भी हमारे किस टाइप की ग्लैंड आती है, वो हमारी हेटेरोक्राइन ग्लैंड होती है। क्यों, क्योंकि उसमें पहला तो उसका एक्सोक्राइन पार्ट कर रहा है स्पर्म फॉर्मेशन, और दूसरा उसका एंडोक्राइन पार्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का सिक्रेशन या फॉर्मेशन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In the human female, one of the ovary releases an egg every month. State the change that takes place if. अब इसका फर्स्ट पार्ट है, द एग इज फर्टिलाइज, द एग इज नॉट फर्टिलाइज. क्वेश्चन है कि ह्यूमन फीमेल में हर जो ओवरी, 2 ओवरी हैं, ठीक है, पर मंथ एक ओवरी एग रिलीज करती है. ठीक, अगर एग फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा, और एग अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो क्या होगा. देखो, अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज होगा देन इट विल डेवलप इनटू, then it will form zygote that will develop into an embryo. और एम्ब्रियो जाएगा कहाँ पे, यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसमें अटैच हो जाएगा और फर्दर बेबी का डेवलपमेंट होगा ना, बेबी ग्रो करेगा, फीटस फॉर्म होगा, बेबी ग्रो करेगा. और अगर दूसरा पार्ट है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो देखो विद इन 1 डेज जो एग सेल है वो डेथ हो जाएगी, वो मतलब मर जाएगी. उसके बाद क्या होगा, वो बॉडी से बाहर निकलेगी और जो यूटेरस ने अपने आप को प्रॉपरली कुशन्ड करके रखा है, वो जो भी उसमें इंटरनल ब्लड लाइनिंग हो के रखी है वो बॉडी से, यूटेरस से बाहर निकले आएगी, निकलने की कोशिश करेगी और वो बाहर आ जाएगी. किस प्रोसेस के थ्रू, मेंस्ट्रुएशन. ठीक है, तो मतलब अगर यहाँ पे एग फर्टिलाइज हो जा रहा है तो क्या होगा, बेबी का डेवलपमेंट होगा, और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. अच्छा, थर्ड पार्ट है, व्हाट इज डन ड्यूरिंग द सर्जिकल मेथड इन मेल एंड फीमेल टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. तो मेल में जो सर्जिकल मेथड है प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, वो क्या होती है, वैसेक्टॉमी. ठीक है, जो वैस डिफरेंस है उसको कट एंड लाइगेट कर दिया जाता है ताकि स्पर्म को पैसेज ही ना मिले आगे का रास्ता पूरा करने के लिए. और फीमेल में क्या होते हैं, ट्यूबेक्टॉमी, मतलब फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब को, उसको कट एंड लाइगेट कर दिया जाता है जो कि मेन साइट होती है फॉर द फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम प्रेगनेंसी प्रिवेंट कर सकते हैं. चलो, अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखना है तो देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ये आपका पहला क्वेश्चन का है आंसर. ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इफ द एग इज फर्टिलाइज तो क्या होगा. नेक्स्ट पार्ट है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, नहीं फर्टिलाइज होगा तो फर्दर क्या होगा, जो भी ब्रेकडाउन हो जाएगा किसका, रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ यूटेरस along with a blood vessel in the form of vaginal bleeding that is called menstrual flow और menstruation. ठीक, अब ये देखो सर्जिकल मेथड का मेल में और फीमेल में क्या नाम दे रखा है, वैसेक्टॉमी इज स्मॉल सर्जिकल ऑपरेशन परफॉर्म इन मेल. इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट और वास्ट डिफरेंस बाय सर्जिकल ऑपरेशन. ठीक, द टू एंड cut and then ligated with thread and this prevent the sperm from coming out. और फीमेल में क्या है, उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी. क्यों, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को कट एंड लाइगेट करते हैं. सो ट्यूबेक्टॉमी इज डन इन फीमेल वेयर ओविडक्ट आर कट एंड कट एंड्स आर टाइड विथ थ्रेड्स एंड देयरफॉर पैसेज ऑफ ओवा इज प्रिवेंटेड. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ्लुएंट लाइफस्टाइल हैज अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. जस्टिस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. तो एफ्लुएंट लाइफस्टाइल से मतलब क्या है, रिच स्टाइल, रिच भी नहीं, एक्स्ट्रा रिच. ठीक है, मतलब 4 कदम भी चलना है तो क्या कर रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो पक्की बात है क्या कर रहे हैं, पेट्रोल फूंक रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है उसके थ्रू हो रहा है. एक्सेसिव क्लोथ्स हैं, जो सामान नहीं भी चाहिए वो भी खरीद करके इकट्ठा हो रखा, बाद में फेंका जा रहा है. ठीक है, और बहुत सारे जो डिस्पोजेबल आइटम्स हैं उनको कलेक्शन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, फेंक रहे हैं, गार्बेज एक तरह से इकट्ठा कर रहे हैं. तो क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. रूम से बाहर जा रहे हैं, एसी नहीं ऑफ कर रहे हैं ना, लाइट्स ऑन है, एसी ऑन है, एक्स्ट्रा लाइट जहाँ ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी हो, तो कहीं ना कि ये क्या है, शो ऑफ वाली लाइफस्टाइल ही तो है ना. तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँच रहा है. ठीक है, चलो अब इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी देख लो. With the advancement of technology over time, there has been improvement in lifestyle of people. Such changes in people life have also changed their attitude. Attitude में क्या है भाई, हमको शो ऑफ करना है, जी भर के शो ऑफ करना है. हमारे पास अभी ये फ़ोन है, अभी नया लॉन्च हो गया है, हमें वो तुरंत ले लेना है, हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है किसी से. चीज़ें बर्बाद होती जाएंगी, इकट्ठी होती जाएंगी, कोई मतलब नहीं है. When people have more resources at their end, they tend to overuse and misuse. वो ओवर यूज करते हैं और मिस यूज करते हैं. इट देयर बाय जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट, दे आर जनरेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल. फॉर एग्जांपल, द एफ्लुएंट लाइफस्टाइल हैज फोर्स पीपल टू स्टार्ट यूजिंग मोर ऑफ डिस्पोजेबल आर्टिकल्स. ठीक है,
प्लास्टिक का बैग्स, मतलब अब जैसे शादी पार्टी वार्टी होती कुछ भी होता है तो ज़्यादातर चीज़ें ऐसी यूज़ करी जाती हैं विच कीप ऑन अकोमुलेटिंग द एनवायरमेंट एंड lie undecomposed, therefore negative affecting the environment. ठीक. सिमिलरली एक्सेसिव यूज ऑफ रेफ्रिजरेटर, बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर का, एयर कंडीशनर का, रूम से बाहर भी जाते हैं, रूम लॉक है, घर पूरा का पूरा लॉक है, लेकिन एसी ऑन है, लाइट सारी की सारी चल रही हैं. प्लास्टिक फोम also releases high quantity of what chlorofluorocarbon which are responsible for ozone layer depletion. ठीक है. चलो अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है केस बेस्ड आंसर टाइप क्वेश्चंस का, जिसका पहला क्वेश्चन है, ये छोटा सा पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़ लेते हैं. द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सिमिलर डिजाइन. ठीक है. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे मे नॉट बी एग्जैक्टली अलाइक. मतलब ये आपको फिर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछेगा. पहली बात है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कि उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल पेरेंट्स की जैसे नहीं दिख रहे हैं. द रिजेम्बलेंस एज वेल एज डिफरेंस आर मार्क द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक आर रिलायबली इनहेरिटेड. अच्छा, हेरिडिटी वाला क्वेश्चन होगा आई गेस. हाँ ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लेकिन ये जो आपको पैरा दिया रहता है ये इसलिए दिया रहता है ताकि आप इसको पढ़ के एक एनालिसिस कर लो कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आने वाले वो किस चैप्टर से आने वाले, तो वो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाता है. मैनी एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डन टू स्टडी द रूल ऑफ इनहेरिटेंस. चलो अब इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाई एन ऑफस्प्रिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ ट्रू कॉपी ऑफ हिज पेरेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो मतलब जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो बिल्कुल हूबहू, अब आप देखोगे तो आप पहचान तो जाओगे कि हाँ ये पर्टिकुलर इन्हीं का बच्चा. जैसे अगर हम सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान को देखें तो कहीं ना कहीं अपनी मदर से ज़्यादा रिजेंबल करती है, बट वहीं एट द सेम टाइम उनके बेटे को देखें तो वो अपने फादर से ज़्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर देखो तो एग्जैक्ट अपने मदर और फादर की कॉपीज़ नहीं है. ठीक, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल, मतलब जो नया बेबी भी न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, एक बात करते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी सपोज कर लो, या जो बच्चा है, चाइल्ड है, ऑफस्प्रिंग है, वो आधे कैरेक्टर्स अपने मदर से लेकर के आ रहे हैं, आधे कैरेक्टर्स अपने फादर से लेकर आ रहे हैं. तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो एग्जैक्ट एक ही किसी भी इंडिविजुअल की तरह देखे, या तो अपने मदर या अपने फादर की तरह. अपने पेरेंट्स में किसी एक से ज़्यादा मिल सकता है बट हूबहू उसकी जैसा नहीं दिखेगा. ठीक. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस इन प्लांट्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन F1 एंड F2 जनरेशन. तो यहाँ पे जब इनहेरिटेंस वाला हमने कहीं पर भी किया है तो F1 जनरेशन में हमने एक कॉमन चीज़ देखी थी, चाहे हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस किया हो, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें केवल एक कैरेक्टर शो हो रहे होते हैं. ठीक है, बट F2 जनरेशन में हमें क्या होते हैं, कम क्वांटिटी में ही सही हमें रिसेसिव कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं. ठीक है, यहाँ पे दोनों कैरेक्टर शो हो रहे होते हैं. थर्ड पार्ट है, व्हाई डू वी से दैट वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज ओवर टाइम. ठीक है, या इसका दूसरा पार्ट है, स्टडी मेंडल क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ये ब्राउन एंड येलो जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया ही है, रिंकल एंड ग्रीन, तो इसको भी पहले कर लेते हैं. ये तो हमें पता ही था F1 जनरेशन में कैसा था, राउंड एंड येलो, और बाकी F2 जनरेशन में कैसा आया था, 9:3:3:1. ठीक, ऊपरला पार्ट कर देते हैं. व्हाई डू वी से दैट वेरिएशन यूजफुल क्यों है स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए. देखो, जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हमेशा एक सी तो रहने नहीं वाली है. ठीक है, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है. तो अगर वेरिएशन कहीं पे आ रहे हैं, किसी स्पीशीज में आ रहा है, कोई स्पेसिफिक चेंज आ रहा है, तो अगर वो उस पर्टिकुलर चेंजिंग एनवायरनमेंट में ढलने के लिए अच्छा साबित होता है ना, तो वो स्पीशीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है. स्पीशीज़ में वेरिएशन का होते रहना, जैसे अभी भी आप देखते हो, आप फ़ोन यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो, तो आप तुरंत अपडेट उसका नया आ जाता है ना कि आपको फ़ोन भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, या फ़ोन का एक न्यू मॉडल ही लॉन्च हो जाता है. तो वो जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जब आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इतने अपडेट हो रहे हैं, इसी तरह सेम होता है हमारी नेचर भी क्या करती है, धीरे धीरे अपडेट करती है. और अपडेट कैसे कर पाती है, विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएशन. कुछ ना कुछ वेरिएशन क्रिएट करती है इंडिविजुअल्स में, जो कि फर्दर एक एनवायरनमेंट में
चेंजिंग एनवायरनमेंट में उनको ढलने के लिए थोड़ी सुटेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट था ही ऑब्जर्व 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन, जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया, इस वाले क्वेश्चन में किया ना, कि F1 जनरेशन में क्या था, ये राउंड एंड येलो। F2 जनरेशन में क्या बता रहा है, 9:3:3:1 में he observed 4 types of combination in F2 generation, which of these were new combination। ये उसी क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में ही है, ये आपका यही वाला क्वेश्चन है ना, स्टडी मेंडल क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स विद अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, राउंड एंड येलो वाला, रिंकल एंड ग्रीन वाला, जिसमें हमने F1 जनरेशन कर लिया है, राउंड एंड येलो, ठीक, हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिलेगा। ओके, इसके बाद हमें F2 जनरेशन के बारे में पूछ रहा है, और F2 जनरेशन मैंने पहले ही बता दिया था कि कितने मिलेंगे आपको, इस तरह से 9:3:3:1 के रेशियो में मिलेंगे। ये वाला कैरेक्टर आपका पेरेंट जनरेशन में था, राउंड एंड येलो वाला, ये था रिंकल एंड ग्रीन वाला। हमें 2 न्यू कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, ये वाले, ये कैसा है, राउंड एंड ग्रीन, ये न्यू है, जो कि न्यू कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिख दे रही हूँ, न्यू कॉम्बो, ठीक, न्यू कॉम्बो कैसे है हमारा, राउंड एंड ग्रीन है, और ये क्या है, रिंकल्ड एंड येलो, जो कि पेरेंट जनरेशन में नहीं था, ठीक है। न्यू कितने मिले, विच ऑफ दीज वर न्यू, 2 आर न्यू एंड राउंड एंड ग्रीन, wrinkle and yellow are new combination. Why do new features which are not present in the parent appear in F2 generation? Because of law of independent assortment as well as law of segregation, ठीक है, law of purity of gametes, because at the time of gamete formation क्या होगा कि जो कैरेक्टर्स हैं जो पहले क्या थे, राउंड एंड येलो वाले एक साथ चिपके हुए थे, ये जो गैमेट फॉर्मेशन होगा ना, तो क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे एक दूसरे से, वो हमेशा चिपके नहीं रहेंगे। जब इस वाले कैरेक्टर में F1 जनरेशन वाले में जब इसके गैमेट फॉर्मेशन होंगे, तो क्या है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत हमेशा राउंड येलो के साथ ही नहीं जाएगा, राउंड ग्रीन के साथ भी जा सकता है। ये हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या हो गए, ये दूसरी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके साथ भी कंबाइंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जैसा पेरेंट जनरेशन में था राउंड एंड येलो वाला है वो ही हमेशा कंबाइन करेंगे, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, रिंकल के साथ येलो भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए था। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारे आंसर हैं, ठीक। मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का, ये फोर्थ क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का ए वाला पार्ट और वाला पहला पार्ट और दूसरा पार्ट जो ये क्वेश्चन कंबाइंड में था, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और तो आप समझ गए हो, इसको हमने पहले भी कर लिया था पनेट स्क्वायर बना करके। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा है, टेक अ हेल्दी पॉटेड प्लांट विथ एलोंगेटेड लीव्स। यहाँ पे हमें एक एक्सपेरिमेंट प्रॉपर शो करके रखा है, ठीक। सेलेक्ट अ लीफ एंड इंसर्ट अबाउट 1/2 ऑफ दिस लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या देखो, ये आपको प्लांट दे रखा है, लीव्स हैं, इसमें क्या किया है, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और ये लीव इसके अंदर इंसर्ट कर दी गई है आधे पार्ट तक, पूरी नहीं आधी, ठीक है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या होता है, हमने एक और एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि ये क्या करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा होता है, ठीक है। और एक और चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रॉ मटेरियल जब हमने पढ़े थे फोटोसिंथेसिस, तो उसमें हमें क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो चाहिए होती है। चलो अच्छा, अब देखो आधी पत्ती तो हमने KOH में डाल दी, अब होगा क्या, एंड मेक इट एयर टाइट। इसको हम एयर टाइट भी कर लिए कि बाहर से भी कुछ CO2 एंटर ज़्यादा ना कर पाए, जितना है यहाँ इस एरिया में भी, वो भी KOH जो है वो एब्जॉर्ब कर जाएगा। प्लेस द सेटअप इन अ सन फॉर 2 घंटे के लिए, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इस सेटअप को क्या करेंगे, सूरज की रोशनी में रख देंगे। टेक आउट द लीफ फ्रॉम टेस्ट ट्यूब एंड डिप इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट। अब क्या करेंगे, लीफ को बाहर निकाल लेंगे, जो कि आधी KOH में थी और आधी नॉर्मल एनवायरनमेंट में थी, उसको बाहर लेंगे, उसको क्या करेंगे, हम बॉईल कर लेंगे। उस लीफ को हम रखेंगे बीकर में विथ अल्कोहल और उसको बॉईल करेंगे वाटर बाथ में। उसके बाद क्या होगा,
उसको लीफ को वॉश करेंगे, वॉश द लीफ विथ वाटर एंड देन डिप द लीफ इन आयोडीन सोल्यूशन फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ टाइम के लिए उसको हम आयोडीन सोल्यूशन में रख देंगे. द पोर्शन ऑफ द लीफ डिप्ड इन KOH सोल्यूशन विल नॉट शो एनी चेंज. मतलब ये जो हाफ पार्ट अभी ये जो लीफ का था, ये जो KOH सोल्यूशन के अंदर थी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा आयोडीन सोल्यूशन डालने के बावजूद भी, व्हेन डिप्ड इन आयोडीन सोल्यूशन. ठीक. अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. द फंक्शन ऑफ KOH टेकन इन टेस्ट ट्यूब इज टू एब्जॉर्ब व्हाट? इज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. सेकंड पार्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी वी मे कंक्लूड दैट द फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस इज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है, CO2 एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए तो बाकी जो लीफ की पार्ट थी वो तो एनवायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, वहां पे क्या था, CO2 एब्जॉर्ब कर रहा था उसका स्टोमेटा, मतलब वहां पे गैस एक्सचेंज हो रहा था स्टोमेटा के थ्रू, और यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया. तो आयोडीन की वजह से वहां पे कुछ ब्लू ब्लैक कलर का सब्सटेंस दिखा होगा जब आयोडीन टेस्ट हुआ, बट यहाँ पे नहीं दिखा. क्यों? क्योंकि CO2 तो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली थी. ठीक. अब इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं, वी मे कंक्लूड दैट फैक्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस इज व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है. आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ व्हाट? विथ स्टार्च. क्योंकि वहीं पे जो KOH के अंदर वाली लीफ वाली पार्ट थी उसी में हमारा स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ था. क्यों? क्योंकि वहां पे एब्सेंस थी CO2 की. चलो, ये हमारे आंसर भी दिख गए हमारे नेक्स्ट स्लाइड में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस में हमने 3 इवेंट पढ़े. पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. दूसरा, कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ठीक, इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज. चलो अब देखते हैं इन तीनों में से क्या नहीं है. एब्जॉर्प्शन लाइट था, सही बात है. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट तीसरा था. ठीक. ऑक्सीडेशन थोड़े होता है, रिडक्शन होता है. ठीक है. तो सी हमारा जो है वो नहीं होता, डज नॉट अकर. तो सही जवाब हमारा हो जाएगा सी, ऑप्शन सी. ठीक है. इसी के साथ हमारे सैम्पल 4 वाली ये पूरी वीडियो भी खत्म होती है. अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी को मजबूत करने के लिए ये सारे के सारे जितने भी सैम्पल पेपर्स कराए हैं ना, इनको अच्छे से आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ताकि आप अपना पेपर और अच्छे से दो और इस बार पूरे के पूरे मार्क्स ले आओ. ठीक है बच्चों, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो. बाय बाय स्टूडेंट्स.